देवेंद्र सर, थैंक यू फॉर बीइंग द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। एक प्रकार से जो किसान को आवाज नहीं था, उनको आपने कई बार आवाज दिया है। 70 crore people are dependent directly or indirectly on agriculture. Now, if they were doing well, तो हमें सबका साथ सबका विकास करने का नारा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देवेंद्र शर्मा भारत के लीडिंग एग्रीकल्चरल पॉलिसी एक्सपर्ट हैं और देश के किसानों की आवाज के रूप में जाने जाते हैं। उनकी पहचान फार्मर प्रोटेस्ट के साथ खड़े रहने, एमएसपी की कानूनी मांग उठाने और एग्रीकल्चरल पॉलिसी में योगदान देने से है। हमारे इकोनॉमिस्ट देश के कहते हैं कि जब तक आप लोगों को खेती से निकाल कर बाहर नहीं लाओगे, तब तक जो है किसान की इनकम डबल नहीं होगी। अमेरिका में तो 1.5% पे आ गए, तो क्या अमेरिका में फार्म इनकम डबल हो गई है? 1995 के आसपास नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने फार्मर सुसाइड्स को टेबुलेट करना शुरू कर दिया। इतने सालों में 4 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। एग्रीकल्चर हैज बीन डेलिबरेटली केप्ट इम्पावरिश्ड। जानबूझकर हमने उसको ऐसे नीचे लेवल पे रखा है। हम ये कहते हैं कि एम्प्लॉइज को तनख्वाह इतनी मिले, किसान को कुछ ना मिले। भारत में सन 2000 और 2016 के बीच में 16 साल के पीरियड में किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तब से लेकर अभी तक हर साल भारत के किसान घाटे की खेती करते आ रहे हैं। आपको लगता है सर एक सोल्यूशन सब्सिडी हो सकता है? नो, आपने बोला कि सब्सिडी सोल्यूशन हो सकता है, क्या इनकम सोल्यूशन नहीं हो सकता? मुझे नहीं समझ आता कि भाई क्यों हमारे जो लोग पढ़े लिखे हैं उनमें भी क्यों नहीं लोग सोचे कि भाई किसान को इनकम उसके हक के मुताबिक क्यों नहीं मिलनी चाहिए। एग्रीकल्चर को कूल बनाने के चक्कर में आई थिंक ग्लोरिफिकेशन काफी हद तक हो रहा है। किसान परिवार की, मैं परिवार की बात कर रहा हूँ जिसमें 5 सदस्य होते हैं एवरेज, उसकी एवरेज मंथली इनकम 10,000 रुपए है और उसमें से खेती पे इनकम अगर आप नॉन फार्म एक्टिविटी छोड़ दो 27 रुपए पर डे है। जो हमारे देश में 3-4-5 साल में फार्मर प्रोटेस्ट हम देखे हैं 2021-22 में, आप काफी वोकल थे इसके बारे में। फार्मर इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? जब मैं पहली बार निकला हूँ टू गो टू द सिंघू बॉर्डर इन अराउंड दिल्ली, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल पर आज तक एक भी वीडियो नहीं देखा है, कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो को मिस मत करिए। हमारे आज के एपिसोड के मेहमान है देवेंद्र शर्मा सर, जिन्हें 30 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है एग्रीकल्चर पॉलिसी में और किसानों के साथ काम करने में। उन्हें हमारे देश में किसानों का आवाज़, वॉइस ऑफ फार्मर्स से बुलाया जाता है, क्योंकि हमारे देश में जितने भी फार्मर प्रोटेस्ट, फार्मर स्ट्रगल्स हुए हैं, उन सब के दौरान उन्होंने किसानों का बहुत साथ दिया है, हमारे देश के किसानों को एक आवाज़ दिया है। देवेंद्र शर्मा सर को ग्लोबल पॉलिसी में भी 30 सालों से ज़्यादा का अनुभव है और ये कई सारे गवर्नमेंट्स और मिनिस्टर्स को एडवाइज़र रह चुके हैं। हमारे आज के एपिसोड में हमने देवेंद्र शर्मा सर के साथ डिस्कस किया है हमारे देश में आज के डेट में एग्रीकल्चर का क्या स्थिति है और किसान कैसे कैसे स्ट्रगल्स फेस करते हैं हर एक दिन। देवेंद्र सर के साथ आज के एपिसोड में हमने डिस्कस किया है भारतीय और ग्लोबल एग्रीकल्चर के बारे में। आज के दिन में हमारे देश के एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे एक साधारण किसान 27 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है, जिससे उसका घर भी नहीं चल पाता है। हमने ये भी डिस्कस किया है कि कैसे हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ किसान को उठाने के लिए नहीं, बल्कि किसान को गिराने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इस एपिसोड में हमने एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर डिस्कस किया है, जो कि है सब्सिडी, और कैसे सब्सिडी नहीं बल्कि इनकम गारंटी किसानों के लिए एक सही सोल्यूशन है और सब्सिडी केवल एक कदम। हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस और फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में भी डिस्कस किया है। तो एक तरीके से अगर आप एक ग्राउंड लेवल किसान हैं या फिर एक भारतीय एग्रीकल्चर को ज़मीन से समझना चाहते हैं, तो इस एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखिए। आपको एक अनफिल्टर्ड रॉ ओपिनियन मिलेगा। इस एपिसोड में हमने ये भी डिस्कस किया है कि कैसे कॉर्पोरेट्स के लाखों करोड़ रुपए को माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन अगर एक किसान हज़ारों का भी लोन ना चुका पाए तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल रहा होगी। इस एपिसोड में हमने रॉ अनफिल्टर्ड बातें किए हैं। इस एपिसोड को अंत तक देखिए, लाइक करिए, वीडियो को कमेंट करिए, शेयर करिए अपने किसान भाई और बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस वीडियो से एंगेज करेंगे उतने ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुँचेगा। देवेंद्र शर्मा सर, ओनली ऑन एग्री टॉक बाय अभिनव रॉय। एपिसोड को देखिए। सी यू सून। और उसके बाद 10 साल के बाद मैंने छोड़ा उसको। इंडियन एक्सप्रेस में आप 10 साल तक थे एंड एज अ एग्रीकल्चर कॉरेस्पॉन्डेंट टू बिगिन विद। अच्छा, बट देन एज यूजुअल अलग अलग उसका है। एंड देन ऑफ कोर्स आई क्विट जर्नलिज्म टू डू व्हाट आई एम डूइंग। या somebody had to stand up for farmers or the voiceless.
सो अगर मुझे कहना हो कि आप क्या करते हैं, आई थिंक इट वुड बी फेयर टू से किसानों को एक प्रकार से आप आवाज़ दे रहे हैं इंडिया में। अब ये आप लोग देखेंगे जी। आपको अपने बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता है, राइट सर? आई थिंक मैं स्टार्ट करना चाहूँगा जस्ट बाय थॉट कि वाई एग्रीकल्चर। आई स्टार्ट, मैं थोड़ा बैकग्राउंड करें। मैं अपना बैकग्राउंड देता हूँ सर। लाइक मेरे फादर एग्रीकल्चर बिजनेस में थे, 20 साल से वो कर रहे थे। एज ए यंगस्टर मुझे आइडिया नहीं था, मतलब कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड होम, नेवर केयर्ड खाना कहाँ से आ रहा है, बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। बट जब 2 साल पहले मुझे लगा कि ठीक है, पापा को हेल्प चाहिए, हेल्थ ठीक नहीं है, लेट मी जॉइन द बिजनेस। एंड इस पॉडकास्ट की वजह से मैं इतने सारे लोगों से बात किया हूँ, किसानों से मिला हूँ, तो मुझे समझ आया कि वाई नॉट एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर ही सब कुछ है। आज हम जो खाना खा रहे हैं, एग्रीकल्चर से दिन में 4 से बार इंटरेक्ट करते हैं। खाना खा रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ फार्मर। जब से मैं सर किसानों से बात करना स्टार्ट किया, एक्सपर्ट से बात करना स्टार्ट किया, मुझे लगा फ्यूचर यही करना है, बट कुछ करना है सो दैट वी आर एबल टू हेल्प फार्मर्स जनरली। आपका ऐसा कोई मोमेंट था कि आप डिसाइड कि एग्रीकल्चर? आई थिंक माइन वाज मोर ऑफ एन ऑर्गेनिक ग्रोथ, क्योंकि आई वाज इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अच्छा, हाँ, तो वहाँ से पास आउट हुआ, तो एग्रीकल्चर तो मेरे उसमें था ना, एजुकेशन। सो एजुकेशन में, तो दैट इज हाउ जर्नलिज्म में आया। तो एज आई टोल्ड यू, माय फर्स्ट जॉब वाज एग्रीकल्चर कॉरेस्पोंडेंट फॉर इंडियन एक्सप्रेस। तो दैट वाज द लार्जेस्ट सेलिंग पेपर एट दैट टाइम, एंड दे मेड मी ट्रैवल इनटू द कंट्री एंड सो ऑन, दे पिक इट अप देन। तो उसमें इंटरेस्ट होता गया, आप चलते गए। आज के डेट में सर, जो हमारा आप ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे कि एग्रीकल्चर को कूल बनाने के चक्कर में आई थिंक ग्लोरिफिकेशन काफ़ी हद तक हो रहा है। खेती में पैसा है, एग्रीकल्चर नहीं करोगे तो फ्यूचर में कौन खिलाएगा लोगों को खाना। आप डे टू डे बेसिस पे किसानों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, पॉलिसी लेवल पे गवर्नमेंट से आपका इंटरेक्शन होता है। कहाँ है आज के डेट में एग्रीकल्चर में? लेट्स स्टार्ट देयर कि अकॉर्डिंग टू यू वेयर आर वी स्टैंडिंग इन इंडियन एग्रीकल्चर टुडे? अभी कुछ दिन पहले मैं नोम चॉम्स्की का एक इंटरव्यू देख रहा था, और नोम चॉम्स्की ने एक बात कही है कि नैरेटिव उसका होता है जो हाईएस्ट बिडर है। ओके, आई थिंक दैट सेट मी थिंकिंग कि ही इज सो राइट कि जो भी नैरेटिव देश में या मीडिया द्वारा उसको बिल्डअप किया जाता है, इट इज बाय द हाईएस्ट बिडर। तो जो बिडर चाहता है कि भाई ये नैरेटिव हो, तो वो नैरेटिव पर्कुलेट करता है, वो नैरेटिव बनाया जाता है या नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है। आई एम नॉट सरप्राइज। तो जो आपने कहा कि भाई एग्रीकल्चर में बहुत संभावनाएं हैं, बहुत इसमें पोटेंशियल है, ये सब बातें जो हो रही हैं कि भाई एग्रीकल्चर में आप देखें तो खाना कहाँ से आएगा, वो खेती से आएगा, ये आप बातें सुनते हैं। ये नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है, और ये नैरेटिव बिल्डअप कौन कर रहा है? हाईएस्ट बिडर, the person who has the interest और commercial interest and so on, जिसको लगता है कि मेरा बिलियंस का एम्पायर खड़ा होगा, तो वो ऑब्वियसली इस फोकस पे या इस अटेंशन पे आपको ड्रॉ करता है। एंड आई थॉट नोम चॉम्स्की gave me a thought which made me, for quite some time, 3-4 दिन ही हुए हैं इस इंटरव्यू को, एंड इट मेड मी रीथिंक कि बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो जब वो बात ठीक कह रहे हैं और रियलिटीज ग्राउंड में कहाँ पर हैं, वो आपको तभी एहसास होता है जब आप देश की रियलिटीज़ के साथ आपका कहीं ना कहीं एक संबंध होता है जो आप समझ सकते हैं उसको या रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। देन यू ट्राई टू असर्टेन कि भाई ये क्या कारण है कि भाई सच्चाई तो यहाँ पर है, एंड व्हाट वी आर बीइंग सोल्ड, द ड्रीम्स बीइंग सोल्ड टू अस इज ऑन द अदर साइड। देन अगेन आई नाउ रियलाइज कि दैट नैरेटिव इज बीइंग बिल्ट बाय द बिडर, इट्स क्वाइट क्लियर। बट आर वी देयर, or are we faced with this severe crisis that we don't want to see? I think वो फंडामेंटल है हर एक के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ फंडामेंटल हर एक के लिए क्योंकि whether we like it or not, हमारे देश में जो एग्रीकल्चर है वो डोमिनेंट सेक्टर है। मैंने से डोमिनेंट सेक्टर मतलब उसमें जो पॉपुलेशन जुड़ी हुई है। वी आर अवेयर, ऑफिशियली अगर डाटा देखते हैं सरकार का तो वो कहता है 46 और 47% टोटल पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के साथ इंगेज्ड है, ठीक है ना। एंड विच मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, विच मीन्स अगर हमारी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है तो अगर आप 50% रफली मान लीजिए, अगर आप उसको एक उस पर फिगर पे ले आते हैं तो 50% मतलब 70 करोड़ पीपल आर डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर। नाउ इफ दे वर डूइंग वेल तो हमें सबका साथ सबका विकास करने का नारा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट वी आर नाउ सेइंग कि यस ये करना चाहिए, हम मानते हैं करना चाहिए, है ना। लेकिन उसके लिए कहीं सोच है कि हम उसी नैरेटिव पे जा रहे हैं जो बिल्डर ने, हाईएस्ट बिल्डर ने जो बिल्डअप किया है। आई थिंक दैट इज समथिंग विच वी नीड टू
ओपन अप आइज टू एंड देन थिंक कि भी कहाँ हम लोग हैं। अब आपने कहा है कि भाई बिडर ये कह रहा है, जो हाईएस्ट बिडर है यू नो, कि साहब एग्रीकल्चर तो बड़ा ल्यूक्रेटिव है, इसके अंदर आपने कहा संभावनाएं बहुत हैं, प्लस टेक्नोलॉजिकल जो आजकल ग्रोथ हो रही है। बट इफ यू लुक एट इट ग्लोबली, अगर आप देखें उससे कुछ पता चलता है। अमेरिका में अगर हम देखें, दैट्स अ डोमिनेंट यू नो इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो उसमें हार्डली 1.5% ऑफ द पॉपुलेशन इज नाउ इन एग्रीकल्चर। 1.5 जस्ट 1.5% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में रह गई है। हमारे इकोनॉमिस्ट देश के कहते हैं कि साहब जब पॉपुलेशन कम हो जाएगी एग्रीकल्चर में तो किसान की इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आर्गुमेंट है और हम सब मानते हैं इसको। वी जनरली बिलीव कि दे आर राइट, कि अगर अब देखो ना, अगर 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है, मैनी पीपल बिलीव इट इज ओवरबर्डन, तो इसमें लोगों को निकालो। ठीक है, लोगों को निकालो, निकाल के कहाँ लेके जाओगे ये कोई नहीं बता रहा। सर्विसेज, आईटी, कहाँ जाएंगे सर्विस में? द मैन हु इज बिन फार्मिंग वो सर्विस में तो जा नहीं सकता, आईटी में नहीं जा सकता, कहाँ जाएगा वो आपका लिफ्ट में जो बटन दबाता है वो उसको जॉब मिलता है। सेकेंडली, अगर घरों के बाहर या ऑफिसेज के बाहर जो गार्ड है, दे आर मोस्टली फार्मर्स जो निकल के आए हुए हैं, माइग्रेंट हैं, आए हैं, वो जॉब उसको मिलता है। डोंट थिंक कि ही बिकम्स एन आईटी गाय एंड सो ऑन। ठीक है कि नहीं? अब वो जॉब के लिए आप इतना पुश कर रहे हैं बिकॉज इकोनॉमिक थिंकिंग है कि जब तक आप लोगों को खेती से निकाल कर बाहर नहीं लाओगे तब तक जो है किसान की इनकम डबल नहीं होगी। भाई अमेरिका में तो 1.5% पे आ गए, तो क्या अमेरिका में फार्म इनकम डबल हो गई है? नहीं भैया। बेसिक क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। और हमारे इकोनॉमिस्ट ये नहीं पूछते उन लोगों से कि आपने जो ये पॉलिसी मेकर्स ने कहा कि, अब देखिए कहा जाता है कि नीति आयोग कहता है कि इंडिया में अभी रेट ऑफ माइग्रेशन जो है गांव से निकल के जो शहर में आ रहे हैं, दैट इज 1.84%। उनका कहना है जब 2.4% रेट ऑफ माइग्रेशन हो जाएगा तो किसान की इनकम डबल हो जाएगी। किसी ने पूछा? और दिस काइंड्स ऑफ हाइपोथेसिस विल गो अराउंड। किसी ने बोल दिया, हमने मान लिया। अमेरिका में तो मैंने आपसे कहा कि 1.5% पे भी उनकी इनकम डबल नहीं हुई, बल्कि जब अपने डोनाल्ड ट्रंप का पहला टेन्योर था, लास्ट में जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे और उसी टाइम पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा था भारत में, वो दे वर कोइंसाइडिंग इन दैट ऑलमोस्ट दैट पीरियड, तो उस समय $425 बिलियन का कर्जा किसानों पे खड़ा था इन अमेरिका। वो इनकम तो डबल होनी चाहिए थी जो हमारे इकोनॉमिस्ट ने कहा। ठीक है, वहां तो हुई नहीं। देन इफ यू कम टू यूरोप, यूरोप में तो आज बहुत सारी कंट्रीज में यूरोप की 1% से कम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में रह गई है, तभी भी मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हमें इनकम नहीं मिल रही है। एंड इंडिया में कहा जाता है कि सब इन लोगों को निकालेंगे। अभी देखिए कौन ये सोच लेके आया था और कौन ये लोगों को मतलब ये फैला दिया है नैरेटिव, जो आपने कहा ना, जो हम पहले बात कर रहे हैं, ये नैरेटिव बन गया कि सब इनको निकालिए। किसने कहा? ये द हाईएस्ट बिडर। ठीक है ना? अब कौन है या कितने इकट्ठे हैं, दैट आई एम नॉट गेटिंग इनटू। अब दूसरी बात, एक तो ये हो गया। दूसरी बात, आपने ये भी कहा कि सब जो हमारे एग्रीकल्चर की सिचुएशन है इस समय, इफ आई लुक एट द पोटेंशियल एंड इफ आई लुक एट द रियलिटीज, है ना उसका। अब रियलिटीज में तो ये है कि 1995 के आसपास नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने फार्म को टेबुलेट करना शुरू कर दिया। अब डेटा जो कह रहा है वो ये है कि इतने सालों में 4 लाख किसान कर चुके हैं केवल भारत में 4 लाख इज नॉट ए स्मॉल नंबर। लेकिन क्या हमारे देश में कभी भी किसी को लगा है कि यार ये तो इट्स एन शॉकिंग और आई ओपनिंग थिंग एंड लेट्स डू समथिंग फॉर एग्रीकल्चर? अगर हुआ होता तो 4 लाख तो नहीं मरते ना। एवरी ईयर अबाउट 15-20 हजार से ज्यादा लोग। इन्होंने क्या किया? बड़ा क्लेवरली कुछ साल पहले इन्होंने डिवाइड कर दिया, फिर कह दिया कि किसान कम हो गए, किसान और किसान जो वर्कर्स हैं उसको स्प्लिट कर दिया। दैट इज अ क्लेवर वे ऑफ कैमोफ्लेजिंग, है ना। लेकिन रियलिटी ये है कि भी इतने 12-15 हजार कम से कम एवरेज अगर आप देख लो तो इतने लोग मरते हैं हर साल। मरते हैं मतलब इतना सीवियर डिस्ट्रेस है। डिस्ट्रेस क्यों है? क्योंकि इसमें इनकम नहीं है। इनकम क्यों नहीं है? बिकॉज हम देना नहीं चाहते। प्लीज लेट्स बी वेरी क्लियर। ये कहा जाता है, जैसे आपने कहा ना कि वो पोटेंशियल है कि सब इतना प्रोडक्टिव है एग्रीकल्चर, इसमें इनकम इतनी बढ़ेगी, सब जगह ये कहा जाता है ना। मैंने मान लिया कि सब बढ़ सकती है, लेकिन मैंने हर जगह कहा है कि एक्चुअली अगर जब तक हम इकोनॉमिक डिजाइन नहीं समझते हैं, हमको समझ नहीं आता कि एग्रीकल्चर पे मार क्यों पड़ रही है। एग्रीकल्चर हैज बीन डेलिबरेटली केप्ट इम्पावरिश्ड। जानबूझकर हमने उसको ऐसे नीचे लेवल पे रखा है। किसने किया ये? इकोनॉमिक सोच ने, पॉलिसी मेकर्स ने। क्यों इसलिए किया है कि भाई अगर रिफॉर्म्स को वायबल करना है,
रिफॉर्म्स में इंडस्ट्री को चीप लेबर चाहिए, इंडस्ट्री को चीप रॉ मटेरियल चाहिए। वो कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर से आएगा। सो कीप एग्रीकल्चर इम्पावरिस्ड। सो आपके जो देश के या बाहर भी दुनिया में इंडस्ट्री चल रही है वो इसलिए सस्टेन हो रही है, सस्ता उस पर। तो लेकिन कभी हमने सोचा है कि जो आदमी आपको 10 रुपए पे प्याज बेच रहा है या टमाटर बेच रहा है, उसको अपना घर में सर्वाइवल कैसे होता होगा? वी नेवर थॉट अबाउट इट, वी डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट। हम ये कहते हैं कि एम्प्लॉयज को तनख्वाह इतनी मिले, किसान को कुछ ना मिले। फिर हम कहते हैं कि साहब हमने तो बहुत स्कीमें लेके आई हैं। लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि इतनी सारी स्कीमें हर साल अनाउंस होती हैं, वो तो किसान तो बड़ा पैम्पर्ड है। आप एक उसको जानते हैं संस्था को, उसका नाम है OECD। OECD is the Organization for Economic Cooperation and Development. It is the richest trading bloc of the world. इसमें 37 देश हैं। उनकी स्टडी आती है, वो ये कहती है कि भारत में सन 2000 और 2016 के बीच में 16 साल हो गए। 16 साल के पीरियड में किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। केवल भारत में 45 लाख करोड़ रुपए का। और मैंने हर बार कहा ये टेलीविजन पर कि क्या कारण है कि यूनिवर्सिटी भी इसकी बात नहीं करती, क्या कारण है कि मीडिया भी इसकी बात नहीं करता, क्या कारण है कि पार्लियामेंट में कभी सवाल नहीं होता। 45 लाख करोड़, अगर कॉर्पोरेट का कहीं 5 लाख करोड़ रुपया लॉस हो जाए तो सारा देश खड़ा हो जाता है कि साहब इकोनॉमिक पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है, देश नहीं चलेगा आगे, तो इनको इंसेंटिव दीजिए, इनको ये दीजिए, वो दीजिए। सब लोग सलाह करते हैं या बोलना शुरू करते हैं। लेकिन 45 लाख करोड़ इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट सर। 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, ये OECD कह रही है। हाँ जी, कुछ नहीं हुआ, कहीं चर्चा नहीं हुई। ये जो रियलिटीज हैं ये तो हम देखना ही नहीं चाहते। जिसको लगता है कि इस बिडर की, इसमें पहले बात की कि हाईएस्ट बिडर है, उसको तो नजर आ रहा नहीं मैं और कैसे एक्सप्लॉइट करूं, कि मेरा प्रॉफिट कैसे बढ़े, तो वो तो बोलेगा कि सब इसमें तो इतना पोटेंशियल है। फिर वो सरकार जो है उसी के कहने पे उसी के तरीके से स्कीम लेके आती है। और अभी देखिए लास्ट ईयर OECD का डाटा आया है। OECD ने क्या किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई थिंक एवरीवन नीड्स टू नो दिस। उन्होंने दुनिया के 54 मेजर इकोनॉमीज जो हैं, जो एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, उनका उन्होंने वो फिगर करते हैं उसका, या उसका एनालिसिस करते हैं, जो एग्रीकल्चर के इकोनॉमीज हैं। उसमें उनका लेटेस्ट डाटा कहता है, 2024 का जो डाटा है, वो ये कहता है, जो रिपोर्ट आई है वो ये कहता है कि जी अगर हम ओवर द पीरियड देखें, मैंने आपको बता ही दिया कि 2000 और 2016 के बीच में कितना बड़ा लॉस हुआ। वो कहते हैं कि अगर इस लॉस को भी देख लें और सब कुछ देख ले तो 54 कंट्रीज जो हैं उसमें 3 कंट्रीज जो हैं वो नेगेटिव हैं, नेगेटिव जोन में है। इंडिया, अर्जेंटीना एंड वियतनाम। नेगेटिव जोन मतलब जो घाटे में जा रहे हैं, जहां किसान खेती घाटे की कर रहा है। बाकी सब कंट्रीज में प्रॉफिट है या पॉजिटिव उसमें जा रहे हैं। वो इसलिए पॉजिटिव जा रहे हैं क्योंकि वहां सब्सिडी सपोर्ट मैक्सिमम मिलती है, ठीक है, उसके करके वो पॉजिटिव उसमें स्ट्रेंथ में है। ये नेगेटिव है 3 कंट्री। 3 कंट्रीज में अर्जेंटीना और वियतनाम, ये 2 कंट्री हैं जिनका जो लॉस है किसानों का वो बजट के माध्यम से पूरा कर दिया जाता है। ओके, इंडिया इज द ओनली कंट्री ग्लोबली जो कि हर साल किसान जो हैं 2000 से लेकर अभी तक, क्योंकि 2000 से पहले ये स्टडी नहीं होती थी OECD की, तब से लेकर अभी तक हर साल भारत के किसान घाटे की खेती करते आ रहे हैं। दिस इज OECD रिपोर्ट। मतलब यू डोंट नीड माय डाटा और माय एनालिसिस एंड सो ऑन, मतलब इंटरनेशनली भी, लेकिन हमारे देश में चर्चा नहीं होगी इसकी। हाँ जी, कभी आपने सुना है कि बजट के टाइम पर यह चर्चा हो कि भाई हमारे किसानों का घाटा जो है वो बजट से क्यों नहीं पूरा किया जाता? अगर 50 लाख करोड़ रुपए का आज बजट है एनुअल, तो उसमें से मात्र 1.5 लाख करोड़ ही खेती को मिलेगा। एंड देन वी एक्सपेक्ट मिरेकल टू हैपन। कैसे हो जाएगा 1.5 लाख करोड़ रुपए में, आप बताइए। हाँ जी, और वो इसलिए नहीं क्योंकि किसी का इंटरेस्ट नहीं है। एंड देन अगर हमने 1.5 लाख का 3 लाख करोड़ भी कर दिया, अगर हम लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने प्रेशर डाला, उन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए बजट कर दिया, देन इकोनॉमिक्स विल स्टार्ट सेइंग फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, इसको कम करो। तो मेरा मतलब है कि इसको इस तरीके से रख दिया गया है एग्रीकल्चर को कि एवरीवन इज विलिंग टू चॉप। अब यहाँ चॉप मारा है, अभी अगला चॉप मारा, तीसरा। नोबडी इज इंटरेस्टेड कि किसान जीवित भी है कि नहीं है, या क्राइसिस में है तो क्यों है, क्या करना चाहिए। एंड आई थिंक द वर्स्ट इज द कंज्यूमर। कंज्यूमर का तो कोई इंटरेस्ट नहीं, उसका बस चले तो वो तो कहेगा साहब मुफ्ती दो मुझे। यू नो, आई हैव सीन दैट कि जब मैंने कहा आपको 45 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ 16 साल में, हु गेन्ड? कंज्यूमर गेन। उसमें रिपोर्ट में लिखा होगा कि 25% जो सस्ता मिला है वो कंज्यूमर को मिला है, ठीक है, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और किसान को 15% कम दाम मिला, ठीक है, कंज्यूमर को तो बल्ले बल्ले।
वो तो यही चाहता है कि आज भी यही होता है कि टमाटर अगर वो किसान रेडी वाला जो बोल दे कि साहब ये मैं फ्री दे रहा हूँ, तो वो फ्री लेने को तैयार होगा। आप समझे कि नहीं? तो ये जो सोच है, ये इसको बदलना है। अभी आफ्टर ऑल फार्मर हैज आल्सो टू सर्वाइव। उसको भी तो अपने बच्चे पालने हैं, उसको भी अपने हेल्थ के एक्सपेंसेस देखने, एजुकेशन देखना, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ देखना है। बट ही इज नॉट गेटिंग ए रिम्यूनरेटिव प्राइस। ये तो हम सब जानते हैं। जो उसको मिलना चाहिए वो तो उसको मिल नहीं रहा, तो कैसे वो सर्वाइव करेगा, कैसे आगे लेके चलेगा? तभी तो है कि किसानों के बच्चे किसान नहीं बनना चाहते। हाँ जी, जब पैसे नहीं है, मेरा पिताजी अगर 2000 रुपए कमाते हैं, व्हाई शुड आई टेक अप दैट प्रोफेशन? क्यों मैं लूंगा? एग्जैक्टली। क्यों? आप देख लीजिए, अपनी गवर्नमेंट की स्टडी है, सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे जो है फॉर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, जो लेटेस्ट स्टडी है, वो कहता है किसान परिवार की, मैं परिवार की बात कर रहा हूँ जिसमें 5 सदस्य होते हैं एवरेज, तो उनका कहना है कि उसकी एवरेज मंथली इनकम 10,000 रुपए है। पूरे परिवार का लोग, पूरे परिवार की, और मंथली इनकम, और उसमें से खेती पे इनकम अगर आप नॉन फार्म एक्टिविटी छोड़ दो, 27 रुपए पर डे है। और 27 रुपए में मुझे बताइए, आपको तो एक कोला लेने जाओ तो आजकल वो भी उससे ज्यादा मिलता है। तो आप बताइए हाउ वुड दी फार्मर्स बी सर्वाइविंग? फैमिलीज की बात कभी किसने बात नहीं की। 2016 में मुझे याद है जब वो सरकार ने बजट में कहा कि हम अगले 5 साल में डबल कर देंगे इनकम, तो मुझे पूछा गया कई टेलीविजन चैनल्स पे कि साहब अभी है कितनी जो हम डबल कर देंगे? मैंने कहा 2 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे में डाटा आया है, तो आप जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2 दिन पहले पेश होता है। उसमें सर्वे में डाटा था कि एग्रीकल्चर के 17 स्टेट्स में, भारत में 17 स्टेट्स ऑफ इंडिया, किसान की इनकम 20,000 रुपए साल की है। 20,000 साल की मतलब हुआ कि 1700 रुपए कम में किसान परिवार गुजारा करता है आधे देश में। 17 स्टेट्स वुड मीन हाफ द कंट्री रफली। अगर मैं पंजाब में रहता हूं या महाराष्ट्र में रहता हूं, कहीं भी रहता हूं, मैं 1700 रुपए में तो एक गाय नहीं पाल सकता। कभी सोचिए 1700 रुपए में परिवार कैसे पलता होगा? पॉसिबल ही नहीं है सर। पॉसिबल ही नहीं है। ये सरकार के आंकड़े हैं, मेरे नहीं है। प्लीज लेट्स बी वेरी क्लियर। ये कहना कि साहब ये जो आंकड़ा है ये रिलायबल नहीं है, ये सब बातें तब है ना जब सरकार ने नहीं ली। ये तो सरकार के आंकड़े हैं। फिर जब उसका नेक्स्ट रिपोर्ट आती है जिसमें कहा कि उन्होंने 10,000 रुपए किसान की पूरे देश में एवरेज देखी गई है, तो आई थिंक इट इज क्लियर कि हमने जानबूझकर किसान को वहां रखा हुआ है जिस लेवल पे सारी देश की इकोनॉमी उसके सिर पे टिकी हुई है, आप कह उसके कंधे पे टिकी हुई है। जो किसान के अगेंस्ट एक तरीके से प्लान बनाया गया है ताकि एग्रीकल्चर और किसान नीचे ही रहे। हाँ, बाकी सब बैन में वर्ड नहीं यूज करता, ये सोच का हिस्सा है, डिजाइन है, मैं ये कहता हूँ। अब आपने कहा डिजाइन कैसे ऑपरेट करता है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। यस, इफ आई रिमेंबर करेक्टली 1996 की बात मैं कर रहा हूँ, अब तो बहुत साल हो गए। 96 में देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस एट द एमएस स्वामीनाथन फाउंडेशन इन चेन्नई। उस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड बैंक के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट साहब आए थे, मेरे बड़े अच्छे परिचित थे, इस्माइल सारागल्डिन साहब। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट करता है कि अगले 20 साल में, विच मीन्स बाय द ईयर 2015, उन्होंने कहा कि अगले 20 साल में भारत में जो लोग गांव से शहरों की तरफ पलायन करेंगे उनकी जनसंख्या इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या से दुगनी होगी। 1996 के बाद 96 में कहा उन्होंने। मैं बहुत साल सोचता रहा, एंड अगर हम देखें तीनों कंट्रीज की, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या, वो उस समय 20 करोड़ थी, आज भी 20 करोड़ है। तो उन्होंने कहा था कि 40 करोड़ लोग जो हैं गांव से शहरों की तरफ निकलेंगे। ठीक है, 40 करोड़ इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका इंसिडेंटली, निकलेंगे। मैं बहुत साल सोचता रहा कि ये हमें सचेत कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। बट लेटर आई रियलाइज्ड कि इट वाज नॉट ए वार्निंग, इट वाज ए डिक्टेट, कि हमें ये कहा कि आपको ये करना है। तो हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट इस काम में लगी हुई हैं। वो सबसे बेस्ट तरीका उसको गांव से निकालने का लोगों में ये है कि आप एग्रीकल्चर के दाम इतने कम दो कि वो मजबूरी निकले। चारा इन्हें हो, क्या करेगा वो जब यहाँ पर उसको नहीं मिल रहा है कुछ सस्टेन करने के लिए, वो शहर में जाता है। शहर के लोग कहते हैं कि साहब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। आप देखिए, आप अगर लोग गांव से निकलकर फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं, हम कहते हैं कि साहब ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। बट सरकार क्यों चाहती है कि गांव से छोड़ के वो शहर आपको बताया तो है, ये तो वर्ल्ड बैंक ने कहा था। उन्होंने कहा था कि आप निकलिए, ठीक है कि नहीं, निकाल दिया। लोगों ने लगी हुई सरकारें निकालने के लिए, अभी पूरा नहीं निकला है लेकिन उन्होंने कोशिश किया। तो वर्ल्ड बैंक ने 2008-2009 के आसपास उनकी एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, उसमें कहा उन्होंने कि आपको जो काम दिया था आपने नहीं किया, अब जल्दी करिए। जल्दी कैसे करेंगे? लैंड रेंटल्स, लैंड एक्विजिशंस, ये सब करिए, क्योंकि किसान का जो बेटा है उसको खेती के अलावा कुछ नहीं आता।
So set up a network of training institutes in India to make them get into industrial worker बनना हो कैसे बनना है, ठीक है ना। वो सरकार ने 2009 में उन्होंने कहा, अगले साल बजट में आ गया कि हमने 1000 ITIs का प्रावधान कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने 1 साल कहा, नेक्स्ट डे हमने इंप्लीमेंट भी कर दिया, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज वेयर डू दिस पीपल गो, जिनको हम निकाल रहे हैं। वो आके यहाँ मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, जो भी करते हैं, और फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं। आप आज जीरकपुर में हैं, आप रात को जरा ड्राइव करिए, आपको सब रोड्स के आसपास लोग सोते हुए मिलेंगे। इज इट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? अगर गांव में वो कमजोर भी था, गरीबी में था, सब मैंने मान लिया, पर कम से कम उसके बाद छोटा पीस ऑफ लैंड भी था, दैट वाज हिज इकोनॉमिक सिक्योरिटी। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन हमारे इकोनॉमिस्ट कभी सुना आपने बोलते हुए कि साहब ये लाखों लोग जो सोते हैं ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है? क्या कारण है कि हम इसको मतलब वी थिंक कि दैट इज अ वे फॉरवर्ड, या कहीं ये मैप किया गया कि भाई लोगों को निकल के कहाँ जाना है? वही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप प्लान कर रहे हो कि गांव से शहर जाना है, शहर जाके करे क्या किसान? क्या करेगा? खेती के अलावा तो वो कुछ जानता भी नहीं है। ठीक बात है। जितना भी खेती जानता है, शहर में तो ऑटो ड्राइवर बनेगा। ऑटो ड्राइवर भी ऊपर है, मतलब आजकल बैंगलोर में सर, मतलब मैं सुना हूँ छोटे छोटे गांव जो मंडिया वगैरह है, वहां से छोड़ के लोग ऑटो ड्राइवर बन रहे हैं। जैसे ब्लिंकिट, स्विगी, वहां पे ड्राइवर्स बन जा रहे हैं। ये ड्राइवर बताइए, वो कोई लाइफ है या कोई जॉब है? उसको भी ग्लोरीफाई किया जाता है साहब। आप देखिए आर्टिकल्स कितने आते हैं उनको ग्लोरीफाई करने के लिए। इतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट। हाँ, बताइए, आपको ये हैरानगी होगी कि मेरा ये सोचना है, विच आई हैव ओवर द इयर्स, कि सबसे लार्जेस्ट जो एम्प्लॉयर है, जिसको हम कहते हैं ना गांव से निकल के बाहर आया, कहाँ जाएगा, आर द टेम्पल्स एंड द गुरुद्वारास। चर्चेस, टेम्पल्स एंड गुरुद्वारास आर द पीपल हु गिव द, और आर द इंस्टीट्यूशन जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं। कहीं बात में है, कहीं चर्चा में है। उसके सेकंड पे आता है जो लिफ्ट का बटन दबाता है, आपको ऊपर लेके जाता है हाई राइज बिल्डिंग्स में, वो तो सेकंड लेवल पे आते हैं, पहले तो वो आते हैं। एंड आई थिंक उसकी तो कभी किसी ने बात नहीं की, इसको कैसे बिल्डअप किया जाए, सेक्टर को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, या रिसोर्सेज लगाए इस पे। मैं गुरुद्वारा और टेम्पल्स उसकी बात कर रहा हूँ। आप पंजाब में देख लीजिए, एवरी 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर यू विल फाइंड ए ह्यूज गुरुद्वारा। गुरुद्वारे में लोग तो लगते ही है ना, काम करते हैं, ठीक है कि नहीं। सो ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, सॉरी एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज जो क्रिएट हो रही है, वो वहां पर हो रही है। सो अगर हम एग्रीकल्चर को ही प्रॉफिटेबल और इकोनॉमिकल वायबल कर दें तो इट विल टर्न द टेबल्स। व्हाई नॉट? जस्ट बिकॉज इकोनॉमिक्स 301 में हमें पढ़ाया नहीं गया। इकोनॉमिक्स 101 अगर आपने किया है, मैंने भी किया है, इकोनॉमिक्स 101 में बताया गया कि कोई ये इनएविटेबल है, आपको लोगों से निकाल कर इनको शहर में लाना है, गांव से निकाल कर। वही सोच हमारे अंदर हमने वो कर ली है, प्रोग्रामिंग हो गई है हमारी। हम ये मानते हैं कि देयर इज नो अदर वे बट टू डू इट। आप देख लीजिए, कहीं आपकी इकोनॉमिक की यूनिवर्सिटी में कहीं बात हो रही हो, वो सभी ये कहते हैं कि खेती से लोगों को निकालकर शहर में लाया जाए। अगर आप पूछो क्यों, वो कहते हैं जी हमने इकोनॉमिक्स 101 में पढ़ा था। That is a failed model. It is an outdated economic thinking. I think we need to rethink now. Why do we have to do what the rest of the world is doing and has failed? Why can't we create a new model ourselves? हमारे देश का स्ट्रेंथ एक प्रकार से हमारे गांव। मैं मानता हूँ गांव में जो पोटेंशियल है फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, जो खेती, वो शहर में नहीं है। आज बहुत सारे लोग, अगेन कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, बट एक माइंडसेट लोग में डेवलप हो रहा है कि शहर छोड़ के वापस गांव चलते हैं, वहाँ कुछ करते हैं। उल्टा हमारी सरकार गांव से ही शहर लोग को भेज रही है। एंड आई थिंक यही जो कारण है आज हमारे देश में, जो हम बार बार सुनते रहते हैं न्यूज़ पे, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान खुश नहीं है, सड़क पे आ गए हैं। लोग को लगता है कि किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जो हाईएस्ट बिडर के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो किसान का दर्द शायद नहीं समझता है। क्या है सर ये किसान का दर्द, जिसके कारण इतने सारे किसान हमारे देश में आज रोड पे आते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि एक एवरेज इंडियन जो ये पॉडकास्ट देख रहा है वो समझे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी ना मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये जो आर्गुमेंट है कि साहब किसान क्यों हर रोज या हर दूसरे दिन सड़क के किनारे बैठा होता है, प्रोटेस्ट कर रहा होता है, या ट्रेन को ब्लॉक करके बैठा होता है, ये क्यों है? आप मुझे एक चीज बताइए, कभी आपने देखा कॉर्पोरेट्स को जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते हुए? पिछले 11 साल में उनका 16 लाख करोड़ रुपया माफ हो गया कॉर्पोरेट्स का। आपने कभी देखा उनको जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते हुए? उनका तो बैठे बैठे हो जाता है। किसान का कुछ भी कर देना हो उसको तो वो प्रोटेस्ट करता है, क्योंकि करती नहीं सरकारें। अब देखिए ना, रिलायंस जो इंफॉर्मेशन का जो भी कंपनी है, उसका 47 या 48,000 करोड़ राइट ऑफ हो गया। 48,000 करोड़ राइट ऑफ हो गया एट वन स्ट्रोक। हाँ जी, वो तो एंटरप्रेन्योरशिप तो उसकी बढ़ेगी ना। किसान को अगर 1 लाख रुपया भी उसने लोन लिया है और डिफॉल्ट कर गया, उसको जेल में डाला जाता है।
पंजाब में ही जब ये नई सरकार आई है, ये प्रेजेंटली सरकार आई है, तो पंजाब जो एग्रीकल्चर बैंक है, उन्होंने कुछ 7,000 लोगों को नोटिस जारी करने थे जेल के या FIR के, है ना, लोन रिटर्न करना वरना जेल। हाँ जेल। और वो जो है सरकार ने आके राइट ऑफ किया, हटाया उसको। हाँ जी, मैंने कभी सुना नहीं किसी कॉर्पोरेट के अगेंस्ट कभी जेल का वो आया हो। वाई नॉट? आपको मैंने बताया, जिस कंपनी को आपने 47-48 हजार करोड़ रुपए, सिर्फ उनसे 465 या 450 करोड़ रुपए उन्होंने रिकवर किया, बाकी राइट ऑफ कर दिया। किसान का 1 लाख पे भी वो जेल में जाता है, कम से कम 2-3, और बहुत जगह किससे हुआ है कि लोग जेल के अंदर मरे भी हैं। हाँ जी, वाई? बिकॉज वी हैव ए लॉ, कहीं रेवेन्यू का लॉ था जो कहता है कि साहब अगर आपने ये एक नहीं दिया तो आपको तहसीलदार आपको जेल में डाल सकता है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस लॉ स्टिल कंटिन्यूज। ये लॉ अगर ठीक है अगर यहाँ पर, तो कॉर्पोरेट को भी लगा दीजिए ना। व्हाई शुड पीपल रन अवे फ्रॉम दिस कंट्री? उनको जेल में डालिए, पैसा रिकवर होगा। लेकिन नो, वहां तो हम कहते हैं कि आप यहाँ सोचते हैं। पहले आपको याद होगा एक बार जो कॉर्पोरेट की वर्सेस फार्मर्स लोन की वेवर की बात होती है, और मैंने हर जगह कहा है जब भी मैं किसी उस पे मीडिया के शो पे होता हूँ, कि जब भी किसान का कर्जा माफ होना होता है तब ये कहा जाता है कि सब वेव दी वेवर, इसको स्टॉप करिए, ये देश का पैसा बढ़ते जा रहा है। लेकिन हमारे ही एक इकोनॉमिक एडवाइजर देश के कहते हैं कि जब कॉर्पोरेट का राइट ऑफ होता है तो इट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए, कॉर्पोरेट ने भी, किसान ने एक ही बैंक से पैसा लिया, एक ने डिफॉल्ट किया तो वो तो जेल में गया, दूसरे ने डिफॉल्ट किया तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। नाउ इस फ्लॉड इकोनॉमिक थिंकिंग को कभी किसी ने चैलेंज किया? और एक तो बस 1 लाख डिफॉल्ट कर रहा है, बाकी वहां कई हजारों करोड़। आपके सामने 16 लाख करोड़ रुपए तो माफ हो गए पिछले 11 साल में। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये चीजें हमारे लोगों को नहीं समझ आती हैं, और इसीलिए उनको ये इंप्रेशन है कि किसान तो जी, क्योंकि 2 लाख रुपए का उसका म्यूजिक सिस्टम ऑपरेट करता है वो ट्रैक्टर के ऊपर, तो वो तो हिज थिंकिंग रिच। कभी कहते हैं कि साहब इसमें एंडेवर गाड़ी पे भी आता है, स्कॉर्पियो पे भी आता है, ये सब आता है, तो ये तो बहुत ही रिच होगा किसान। अगर रिच होता तो मुझे बताइए, ऑफिशियल डाटा कहता है पंजाब में जितने भी किसान हैं, 1/3 ऑफ द फार्मर्स आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। व्हाट इज दैट नंबर अगेन? 227 रुपीज पर डे वाला। जो भी होगा, आप देखिए ना, पंजाब की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। पंजाब में लोग मानते हैं कि पंजाब का फार्मर बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत रईस है ना, बहुत रईस है। अगर वो रईस है तो वाई आर 1/3 ऑफ द फार्मर्स बिलो द पॉवर्टी लाइन? दिस इज स्टडी बाय पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हम इन चीजों को देखें, आंकलन संभाले कि क्या हालत है एग्रीकल्चर की। एंड आई थिंक व्हाट वी कैन डू, ऑफ कोर्स कोई आसमान ही आप उसका वो है, लिमिट है, लेकिन द फैक्ट इज वी डोंट वांट टू डू इट। मेरा तो ये मानना है कि वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस डिबैकल जो हुआ है, एंड देन ट्राई टू रीथिंक कि हम फार्मर्स के हाथ में कैसे ज्यादा इनकम दें। उसकी प्रॉस्पेरिटी तभी आएगी ना जब हम इनकम देंगे। कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा इज नॉट द वे फॉरवर्ड। वो तो आप उसको, द फार्मर सिंक्स डीपर एंड डीपर इनटू द डेट क्राइसिस। आप उसको वहां कर्जे से निकालिए, आप उसको इनकम दीजिए, उसको कर्जा नहीं चाहिए, उसको इनकम चाहिए। इनकम हम देना नहीं चाहते। सो हाउ विल द फार्मिंग द सेक्टर ग्रो? आई डोंट थिंक कि किसी को पता है। जिसने बोला ना कि साहब ये इतना पोटेंशियल है एग्रीकल्चर में, वो है। जो लोग ये बोलते हैं वो खुद भी आपको छुपाते हैं आधी कहानी, बिकॉज वी डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल्स। आज यूरोप में देयर इज ए पुश टू, जितने फार्मर्स रह गए हैं बहुत कम हैं, उनको भी निकाला जा रहा है खेती से। क्यों निकाला जा रहा है? हॉलैंड में देख लीजिए, हॉलैंड इज द सेकंड बिगेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर। यस, उसमें 11,000 खेत हैं, खेत सिर्फ 11,000 है, छोटी देश है। उसमें से 3,000 किसानों को निकाल दिया मतलब उनको बोला कि गेट आउट, मतलब गेट आउट। और उनको ये भी बोल दिया कि यूरोप में भी आप खेती नहीं कर सकते। क्या करेंगे वो? कारण ये था कि उनको लगा कि भाई ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में जो उनका इंटेंसिव एग्रीकल्चर है वो इट एड्स ऑन टू दैट। ठीक है, आपने उसको बहाना ढूंढ के उसको निकाल दिया। आप सोचें कि हॉलैंड में पिक्यूलर हुआ, इंग्लैंड में 5,000 किसानों को निकाला जा रहा है, न्यूजीलैंड में गाय के ऊपर टैक्स आ गया बिकॉज इट रिलीजेस मीथेन एंड सो ऑन। तो ये जो सब चीजें हो रही है, किसान निकल रहे हैं खेती से। अब आप सोचेंगे कि हॉलैंड इज ए कंट्री विच डजंट अंडरस्टैंड कि उनकी खेती सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, तो उनकी खेती तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो गवर्नमेंट है, वो समझती है। प्रॉब्लम यह है कि अब दुनिया में अगर खेती हो रही है, जो नॉर्मल तो खेती हो रही है, पर जो जिसको हम कहते हैं ना बड़े पैमाने पे जो हो रही है, वो हो रही है इंसेक्ट्स की क्लास कल्टीवेशन हो रही है। यूरोप इज नाउ फुल ऑफ फैक्ट्रीज जो इंसेक्ट्स रेयर करती हैं। मिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स आर रेयर्ड इन दैट। यू टेक आउट द प्रोटीन आउट ऑफ इट, एंड वो प्रोटीन से अब दुनिया ये बोल रही है कि द टाइम फॉर फूड सिक्योरिटी हैज गॉन, इट इज नाउ टाइम फॉर प्रोटीन सिक्योरिटी।
प्रोटीन कहाँ से आएगा? इन चीज़ों से निकल कर आएगा, उसका फूड प्रोडक्ट बनेगा। आई एम श्योर किसी ने हमारे देश में जब आ जाएगा तो कोई फिल्म एक्ट्रेस आएगी, कहेगी बड़ा मजा आया, बड़ा स्वाद है, सब लोग खाना शुरू कर देंगे। Insect farming. Insect farming is a big word now, buzzword now. In Holland it's happening. हॉलैंड में, यूरोप में हो रहा है सब जगह। अच्छा। और ये बताया नहीं जाता। आप वो कहाँ पोटेंशियल है जिसकी आप बात कर रहे थे? हमारे किसान के ऊपर नहीं है पोटेंशियल, वो इन चीजों के ऊपर है। आर्टिफिशियल फूड, सिंथेटिक फूड, डू वी ऑल नो अबाउट इट? सिंथेटिक फूड आप सोचेंगे ये तो मजाक है। अरे अमेरिका हैज गिवन द क्लियरेंस फॉर सिंथेटिक चिकन। इंडिया इज एट द वर्ज ऑफ गिविंग ए क्लियरेंस फॉर सिंथेटिक एग। आप सोचिए पोल्ट्री इंडस्ट्री का क्या होगा। ठीक है, नोबडी सीम्स टू बी डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग। हमारे यहाँ जो अगर टीवी के अंदर जो हम हिंदू मुस्लिम डिस्कस करते हैं रोजाना, अगर उसकी वजह से हम ये डिस्कस करना शुरू कर दें, आई थिंक पीपल वुड गेट लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग और किस तरफ दुनिया जा रही है, वो उसकी जरूरत है। इसका बात करते हैं सर, आप जो ये इंसेक्ट फार्मिंग बोल रहे हैं, इससे वहाँ के किसान पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्या तो दिया उन्होंने, 3,000 तो निकाल दिए हॉलैंड ने, क्योंकि उनको पता है इसकी इनकी जरूरत नहीं है। अब उनको पता है कि भाई आने वाली जो डिमांड है वो इसके ऊपर आएगी, सो दे नो दे आर टेकिंग केयर ऑफ इट। और ये मैंने सोचिए कि सिर्फ इंसेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, देयर आर कंट्रीज नाउ व्हिच हैव ऑलरेडी सेटिंग अप फूड फैक्ट्रीज। फूड फैक्ट्रीज मतलब उसमें सिर्फ फैक्ट्री खड़ी है, कोई जमीन की जरूरत नहीं है, कोई किसान की जरूरत नहीं है, हवा से उन्होंने उसके मिनरल्स निकाल लिए जो आपको जरूरत है। देन यू नो आपने उसको उस एनवायरनमेंट में डाला जहां बैक्टीरियाज पनपते हैं, एंड देन अल्टीमेटली यू प्रोड्यूस दैट फूड। फिनलैंड इज द फर्स्ट कंट्री व्हिच हैज सेट अप ए ह्यूज फूड फैक्ट्री, और वो इतने फूड पैदा कर रही है, वो फिनलैंड को भी जरूरत नहीं है, बट दे आर सेटिंग आउटसाइड। पर ये अकेला फिनलैंड नहीं है, आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड हंड्रेड्स ऑफ फैक्ट्रीज आर कमिंग अप नाउ। सो द शिफ्ट इज देयर, बट वी डोंट टॉक अबाउट इट। हम तो अभी वही फंसे हुए हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को मिलना नहीं चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन मेरा मानना है कि लेट अस लुक इनटू जो ये बिडर है ना, वो बिडर है, ये व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज द नंबर ऑफ बिलियनर्स, फूड बिलियनर्स इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। फूड बिलियनर्स, देयर आर फूड बिलियनर्स नाउ बीइंग बोर्न। और वो आज पिछले साल में ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि देयर वर 68 मोर फूड बिलियनर्स इन द वर्ल्ड। व्हाट आर दे डूइंग? दे आर द वंस हु कंट्रोल फूड, दे आर द वंस हु कंट्रोल फूड प्रोडक्शन। एक एग्जांपल तो आप कोई ले लीजिए, किसी चीज का भी हो, अगर इंसेक्ट्स का भी आएगा तो उनका आएगा, बट देन देयर आर पीपल हु आर गेटिंग इनटू रोबोट्स एंड देन ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सो ऑन। डिजिटलाइजेशन जिस तरीके से चल रही है, दैट इज ब्रिंगिंग द कंट्रोल अंडर वन रूफ, एंड दैट मैन इज बिकमिंग ए बिलियनर, और लेट्स से कॉन्ग्लोमेरेट बढ़ के चला जाएगा। बट आर वी टॉकिंग अबाउट इट? वी आर नॉट आउट एट ऑल टॉकिंग अबाउट। हमें पता ही नहीं है कि हमारे देश में आज क्या हो रहा है या दुनिया में क्या हो रहा है, एंड हम तो वहीं पर आते हैं जहां पर बेसिक फंडामेंटल सवाल सबको वो है, विच इज इंपॉर्टेंट। वी हैव टू सॉर्ट इट आउट फर्स्ट, बट आई थिंक वी शुड ऑल्सो लुक एट द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस। आपने कहा कि भाई एंड इट्स नॉट ओनली द रिच डेवलप्ड कंट्रीज जो उसमें पैसा लगा रहे हैं। थाईलैंड इज अ स्मॉल कंट्री एंड इज ए डेवलपिंग कंट्री। थाईलैंड ने प्रोग्राम सपोर्ट किया हुआ है कि भाई हाउ टू ब्रिंग द एंटायर एग्रीकल्चर विद रोबोट्स। जिसने अगर थाईलैंड ने कर लिया तो वो इंडिया भी करेगा। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड, है ना, वो करेगा। अब वी रियलाइज कि हमारी कंट्री में रोबोट्स खेती करें तो ये बाकी जो हमारी जो वर्कफोर्स है वो कहाँ जाएगी? देयर इज नो डिबेट, इनफैक्ट नोबडी वांट्स टू डिबेट। मेरा सबमिशन यही है कि भाई हम इसको जाने पूरे को चित्रण को कि इकोनॉमिक डिजाइन आपको कहाँ लेके जा रहा है, एंड देन आई थिंक वी डेवलप एडिक्वेट पॉलिसी अप्रोच की क्या होना चाहिए उसको करने के। बट लेट्स नॉट फील अशेम्ड, एग्रीकल्चर इज नॉट टू बी सेक्रीफाइस्ड फॉर द सेक ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का अपना रोल है। मेरा मानना था कि हमारे जब इकोनॉमिक डिजाइन बदला है, व्हेन वी वेंट इन फॉर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, हमारे उस समय के जो मास्टर्स हैं उनसे एक गलती हुई है। वी जस्ट कट एंड पेस्ट द वेस्टर्न मॉडल कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो होगी, है ना, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंडस्ट्री पे होगी। वी टुक इंडस्ट्री एज द इंजन ऑफ ग्रोथ, perfectly fine. But if our policymakers had thought at that time कि एग्रीकल्चर जहां पर कि 50% पॉपुलेशन जुड़ी है, that should be the second engine of growth, perhaps the situation would have been different today. एग्रेरियन देश हम हमेशा से रहे हैं, आज भी हम कहते हैं एग्रेरियन, लेकिन आपने फोकस तो सारा इंडस्ट्री पे डाला था उसमें। Why can't we at least think about? मेरा मतलब सोच भी नहीं है हमारी सिवाय कट एंड पेस्ट के। तो हमने वो सोच के करके जो उन्होंने किया, वेस्ट ने कहा वो हमने फॉलो कर दिया, वर्ल्ड बैंक IMF जिसका भी प्रेशर था वो हमने कर दिया। पर मेरा मानना कि क्यों हमारे देश में आज भी कांट वी थिंक कि एग्रीकल्चर शुड बी सेकंड इंजन ऑफ ग्रोथ? Why the economic thought is not on that line? Just because वेस्ट ने कहा।
तो वो हमारा जब ब्लाइंड हम लोग इसमें से फॉलो करते हैं या कट एंड पेस्ट करते हैं, मुझे लगता है कि उस स्टेज से हमें निकलना है। देयर वुड बी ब्रिलियंट टैलेंट इन इंडिया जो आपको बता सकता है कि किस तरफ हमें जाना चाहिए, बट वी नेवर लुक्ड एट देम। वी आर ओनली लुकिंग एट पीपल हु फ्रेम द पॉलिसीज। वो कह के कि साहब अमेरिका में कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर काम किया है, विच अगेन इज रॉन्ग। मैंने ये बहुत अपने उसमें बताया है कि कैसे वो फ्लॉड थिंकिंग है। तो वो कहते हैं कि अमेरिका में काम किया है तो हमारे यहाँ भी काम करेगा। अरे यार, अमेरिका में जो एवरेज लैंड होल्डिंग है अगर आप देख लो वो 400 हेक्टेयर से ज्यादा है। हमारे यहाँ जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ है। आई गिव यू वन एग्जांपल ऑफ कॉटन. I think it will set a lot of things in. Cotton is a big issue in WTO. The World Trade Organization में cotton has always been an issue. अब इंटरेस्टिंगली देखिए, लेट मी कंपेयर कॉटन के सिनारियो में इंडिया एंड अमेरिका। अमेरिका में आपको हैरानगी होगी, सिर्फ 8,000 कॉटन ग्रोवर्स हैं। 8,000 कॉटन ग्रोवर्स हैं। उनका एवरेज कॉटन का जो रकबा है किसान के पास वो 600 हेक्टेयर है। ठीक है, हमारे यहाँ पर 98 मिलियन फार्मर्स हैं कॉटन के। ओके और उसके साथ अगर आप देखते हैं कि रकबा जो हमारा है वो 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़। उनको कॉटन ग्रोवर्स को अमेरिका में $1 लाख से हर साल ज्यादा सब्सिडी मिलती है। हमारे देश में $27 सब्सिडी मिलती है। हाउ कैन यू कंपेयर एन अमेरिकन फार्मर विद एन इंडियन फार्मर? एंड देन वी स्टार्ट सेइंग वी हैव टू बी कॉम्पिटिटिव। मुझे बताइए कॉम्पिटिटिव कैसे होगा जिसको $27 मिलते हैं, उसको $1 लाख मिलते हैं? उनका किसान तो हर साल क्रूज पे जाता है या ऐसा कुछ काम करता होगा, हमारा देश का किसान करता है। एंड देन वी से कॉम्पिटिटिव, ये इकोनॉमिक टर्म है, यू नो, एंड वी हैव ऑल इलुसिडेटेड कि भाई ये बहुत अच्छा है, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव होता है इन अमंग दोज हु आर इक्वल पार्टनर्स और इक्वल सेम प्लेइंग ग्राउंड अगर है, सेम प्लेइंग ग्राउंड हो। आपको लगता है सर ये सब का सोल्यूशन एक सोल्यूशन सब्सिडी हो सकता है? क्योंकि हमारे देश में I've heard कि आप सब्सिडी, you're not very pro for subsidy. No, I think we need to understand subsidies are basically a stop-gap arrangement. आपने किसी भी चीज पे दिया। What farmers need is income. हम ये इनकम क्यों नहीं दे सकते, मुझे ये बताइए। आपने बोला कि सब्सिडी सोल्यूशन हो सकता है, क्या इनकम सोल्यूशन नहीं हो सकता? सब्सिडी इनकम के लिए एक स्टेप नहीं है। अगर आप ये जो 8th पे कमीशन आएगा या 7th पे कमीशन आया था वो सब्सिडी के रूप में दीजिए, देखो क्या होता, हंगामा हो जाएगा देश में। We should know that कि सब्सिडी इज ओनली ए पार्ट टाइम सोल्यूशन। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो इनकम चाहिए, वो एम्प्लॉइज को तो आप इनकम देते हैं, वहां तो नहीं, आप कभी उसमें फर्क डालते हैं, लेकिन किसान को नहीं देना चाहते आप इनकम। मुझे नहीं समझ आता कि भाई क्यों हमारे जो लोग पढ़े लिखे हैं, इवन द ऑडियंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनमें भी क्यों नहीं लोग सोचे कि भाई किसान को इनकम उसके हक के मुताबिक क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? आप ये सोचिए कि आज तो हम ये कहते हैं कि भाई जैसे आपने कहा 27 रुपए हम बात कर रहे थे कि पर डे किसान की इनकम है। अगर आप सोचिए कि अगर उसको इनकम ज्यादा मिलेगी उसमें, तो उसको ज्यादा मिलेगी तो क्या करेगा उस पैसे से? वो मार्केट में आएगा। जब मार्केट में आएगा तो डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी तो आपके इन व्हील्स ऑफ डेवलपमेंट दौड़ेंगे। ठीक है ना? क्यों ये हमारे देश के जो नीति निर्धारक हैं, ये पॉलिसी प्लानर्स हैं, ये नहीं समझते कि अगर हम किसानों को ज्यादा पैसा देंगे तो देश की इकोनॉमी, आज तो हम कहते हैं ना कि 8वां वेतन आयोग जब आएगा तो हम कहते हैं कि सब इट विल एक्ट एज अ बूस्टर डोज फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि जितना ज्यादा पैसे मिलेगा वो मार्केट में खर्चेंगे, उससे डिमांड बढ़ेगी। मैं जितना किसानों को ज्यादा मिलेगा, अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनी अधिकार बना दिया जाए तो 23 जो फसलें हैं जिसके ऊपर अनाउंस होता है और इफेक्टिवली मिलता है, आप जानते हैं व्हीट एंड राइस पे है, जब उनमें किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा तो पैसा कहाँ जाएगा? खाएगा तो नहीं, वो तो मार्केट में डालेगा ना। मार्केट में डालेगा तो जो हम ये बूस्टर डोज कह रहे हैं 7वें वेतन आयोग से या 8वां वेतन आयोग से, एग्रीकल्चर में जहाँ की 50% पॉपुलेशन है, अगर उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, उनके हाथ में आएगा, तो वो जो डिमांड करेगा, इट विल एक्चुअली टेक द कंट्री इन ए रॉकेट डोज फिनोमेना। ये बूस्टर डोज तो आप 8वें वेतन आयोग से लेके आने की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि हम देश की इकोनॉमी आप रॉकेट डोज पे ले जा सकते हैं अगर किसानों को आप ज्यादा इनकम देगा। व्हाई आर वी ऑब्जेक्टिंग टू दैट? Why are we uncomfortable with that? कंज्यूमर्स के लिए सर प्राइस बढ़ जाता है तो कहते हैं फूड इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई। तो आपने देखा, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने कहा था कि ये फूड इन्फ्लेशन जो है ये बिल्कुल गलत देखने का तरीका है। इन्फ्लेशन को जब हम देखते हैं तो फूड इन्फ्लेशन गलत है। आई एम ग्लैड उसको कहीं ना कहीं जब वो बड़ा है तो इवन आरबीआई हैज स्टार्टेड टेकिंग नोटिस ऑफ इट। उस पर डिबेट चली है वहां पर कि भाई फूड को जो कोर सेक्टर की इन्फ्लेशन है उससे निकाल दिया जाए। वो सही रहेगा सर? वो सही रहेगा
कि आज 10 रुपए से आज 12 रेट रुपए में बनाया हुआ, आप 10 रुपए आपका तेल का भाव जो है, सरसों के तेल का अगर बढ़ गया तो आप कहते हैं जी मेरा बजट खराब हो जाएगा। हाँ जी, और जब अगर आप एम्प्लॉइज की तनख्वाह बढ़ाते हैं तब तो किसी का बजट नहीं खराब होता। मेरा सबमिशन ये है कि आप मुझे एक इंडस्ट्री बता दीजिए हिंदुस्तान में या दुनिया में जिसको हर साल लॉस फेस करना पड़ा हो तब भी वो जीवित हो। मैंने आपसे पहले कहा था, OECD कहा कि भारत का किसान हर साल घाटे की खेती करता है। कोई मुझे और इंडस्ट्री बता दीजिए जो घाटे की खेती करती है। दे कांट सर्वाइव। तो हम लोग ये क्यों मानते हैं कि भाई एग्रीकल्चर कैन सर्वाइव विदाउट गेटिंग प्रॉफिट्स और विदाउट बिकमिंग प्रॉस्परस? ये सोच को बदलना होगा, विच मीन्स इकोनॉमिक्स 101 का टाइम खत्म हो गया है। इट इज आउटडेटेड इकोनॉमिक थिंकिंग। अब हमें उसे बदलना पड़ेगा। We can do that. We have there's no dearth of money in the country. ये हम कह देते हैं कि साहब पैसा नहीं है, पैसा सिर्फ किसान के लिए नहीं होता है, बाकी सबके लिए पैसा है हमारे देश में। तो वो सिचुएशन से निकलना पड़ेगा, उभरना पड़ेगा। MSP के बारे में जब हम बात करते हैं सर, मैं एक डेटा पढ़ रहा था कि हमारे देश में केवल 6% किसान तक MSP पहुंचता भी है। क्या आपको लगता है MSP भी एक सही सोल्यूशन है? आज जैसे आप कह रहे हैं कि केवल 2 क्रॉप पे किसानों को MSP मिल रहा है और ज्यादातर किसान तो इसे अवेल भी नहीं कर पा रहे हैं। What are your thoughts on MSP? मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड भी समझें तो आपको ये पता होना चाहिए, या सबको भी आई एम श्योर दे नीड टू नो, कि अगर हरित क्रांति भारत में हुई है, वीट एंड पैडी की हमारी आत्मनिर्भरता बनी है, इट इज प्राइमरीली बिकॉज वी गेव देम MSP। वी क्रिएटेड ए सिचुएशन जहां पर हमने हमारे जो उसमें के प्लानर्स थे, रिमार्केबल जॉब दे डिड। उन्होंने कहा कि देखिए अगर सरप्लस बढ़ जाएगा, बिकॉज अगर पैदावार बढ़ती है तो जब पैदावार बढ़ेगी तो सरप्लस आएगा। सरप्लस को पहले तो मॉप अप करने के लिए वो चाहिए, किसी एजेंसी की जरूरत है। तो FCI वॉज क्रिएटेड, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने उसको मॉप अप किया, डिस्ट्रीब्यूट किया सारे देश में। गुड और बैड, फॉरगेट अबाउट इट, पर ये हुआ। सेकंड, उन्होंने किया कि भाई किसान को अगर कोई इंसेंटिव नहीं मिलता जब प्राइसेस, क्योंकि ट्रेडिशनली आप जानते हैं कि प्राइसेस क्रैश करते हैं जब सरप्लस आता है, तो प्राइसेस क्रैश करेंगे तो किसान को इंसेंटिव नहीं है। तो दे सेट अप ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि कम से कम उसको इतना मिले। वो मिला तो किसान को इंसेंटिव हो गया टू ग्रो फॉर वीट अगेन और पैडी अगेन एंड सो ऑन। हुआ ना ये? तो वो MSP का एक बहुत बड़ा रोल था हरित क्रांति में। और वो आज की जो क्रांति है वो भी मुझे लगता है कि MSP के बगैर नहीं हो सकती है, विच मीन्स वी हैव टू प्रोवाइड फार्मर्स ए गारंटेड इनकम दैट विल कम बाय वे ऑफ अश्योर्ड प्राइसेस। और आप ये मत सोचो कि भारत के किसान ही है जो दुखी हैं इससे। अमेरिका में भी 1979 के आसपास देयर वाज अ मैसिव ट्रैक्टर प्रोटेस्ट। हजारों ट्रैक्टर वॉशिंगटन में आए एंड व्हाट दे वर डिमांडिंग वाज इनकम पैरिटी, मीन्स गारंटीड इनकम, जो हमारे किसान मांग रहे हैं। अमेरिका में 79 में हुआ था, हमारे देश में अब जाके हुआ है 2020-21 में, जब किसानों का मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था अराउंड द गेट्स ऑफ न्यू दिल्ली, है ना, उस समय हुआ था। लेकिन बात यह है कि किसान इतने सालों से यही मांग रहा है कि मुझे अश्योर्ड इनकम मिले, जो हम नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि हमें बताया जाता है, बाय द इकोनॉमिक थिंकिंग ये बोलती है कि साहब इट विल डिस्टॉर्ट मार्केट्स। अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है तो इट विल डिस्टॉर्ट मार्केट्स। दिस अगेन इज एन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। व्हाट डज डिस्टॉर्ट मार्केट्स मीन? हमारी गवर्नमेंट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाला कि साहब अगर ये मार्केट स्वामीनाथन कमीशन हम देंगे किसानों को या MSP को लीगल करेंगे तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। अब ये किसी ने कह दिया, उन्होंने बोल दिया। आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ फ्रांस। फ्रांस इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। फ्रांस इज अ मॉडर्न कंट्री, टेक्नोलॉजी भी सब कुछ है, वो आप जानते हैं। लेकिन फ्रांस में भी वही हाल है जो इंडिया में है। द मेजॉरिटी इनकम जो वहां पर किसानों की है वो 300 यूरो है, विच इज द लोएस्ट। फ्रांस में भी ऐसा है? फ्रांस में ये हाल है। अब और सब चीजों के बाद उनके पास प्रिसीजन फार्मिंग है, ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी जो हम बात करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, वहां के जो दूध के फार्मर्स हैं या डेयरीज हैं, छोटी डेयरीज हैं, वो अपना शटर पुल डाउन कर रहे हैं, वो बंद कर रहे हैं अपने व्यापार को। क्यों कर रहे हैं बंद? क्योंकि प्राइसेस क्रैश हो गए, सो दे आर नॉट फाइंडिंग इट यूजफुल। एक सज्जन ने, निकोलस चबाने करके नाम है उसका, उसको ये समझ आया यार ये किसान जो हमारे हैं, डेयरी फार्मर्स जो हैं, इनकी दुकानें बंद हो रही हैं या इनके जो शेड्स हैं या व्हाटएवर है ना, वो बंद हो रहे हैं। तो उसने देखा कि अगर किसानों को, क्योंकि प्राइसेस आर लो, उसको लगा कि अगर जितना भी दूध आप लेते हैं, किसी भी कीमत का लेते हैं, चलो $2 है, 2 यूरो है, व्हाटएवर इट इज, तो उसमें अगर 6 पेंस कंज्यूमर और प्राइस तय कर दे, 6 पेंस सिर्फ कंज्यूमर और प्राइस देने को तैयार हो जाए, तो डेयरी फार्म्स विल नॉट बी क्लोजिंग डाउन, दे विल मेक इट इवन कर देंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस स्टार्टेड टुडे। यू विल बी सरप्राइज्ड, हाफ द मिल्क इन फ्रांस
is being sold to those consumers जो 6 पैस ज्यादा दे रहे हैं कंपेयर टू द रिटेल प्राइस। ठीक है, इतना बड़ा मूवमेंट बन गया। उसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन करें तो हु इज द बॉस करके आप चेक करिए उसका। अच्छा, मुझे लगता है यही सोल्यूशन है। अब देखिए ना, अगर 6 पेंस ज्यादा देने से दूध का किसान बचता है तो इसका मतलब साफ है कि हमने प्राइस उसका ज्यादा डिप्रेस हुआ पड़ा है। और वो जो हम कहते हैं ना डिस्टॉर्ट हो जाएगी, अब तो कंज्यूमर ही डिस्टॉर्ट कर रहा है। जब कंज्यूमर 6 पैसे ज्यादा दे रहा है तो इसका मतलब रिटेल मार्केट इफेक्ट हुई ना। लेकिन वहां क्रैप्स नहीं हुआ जो हम बताते हैं कि भाई डिस्ट्रप्शन हो जाएगी, वो तो नहीं हुआ, बल्कि इट इज अ पॉजिटिव साइन। एम आई राइट? अब देखिए पंजाब में आज मैं किसी सीनियर पॉलिटिकल लीडर से बात कर रहा था, बड़ा अच्छा उन्होंने कहा ये पंजाब में तो बहुत आसानी से हो जाएगा। क्यों? हमारे यहाँ तो लंगर की प्रथा है, हम तो हर चीज पे लंगर करते हैं, इतना खुश होके हम दान करते हैं कि नहीं करते हैं? आप जानते हैं सारी दुनिया में लंगर पंजाब के। अगर पंजाब के किसानों को हम ये बता दें कि साहब अगर आप आज किसान को, दूध के किसान को 4 रुपए बचते हैं 1 किलो में, एवरेज देखा जाए तो, अगर दूध के किसान को अगर हम 10 रुपए देते हैं, 6 रुपए कंज्यूमर पे करे तो शायद वो इकोनॉमिकली वायबल हो जाए। आप मानते हैं? तो जब लंगर हम कर सकते हैं तो अगर हम ये भी लंगर का हिस्सा मान लें कि भाई हम किसान की मदद कर रहे हैं, आप सब लंगर हो गया किसान के लिए, अगर आप 6 रुपए ज्यादा दे देंगे, इसमें गलत क्या है? कोई गलत तो नहीं है ना। एंड आई एम श्योर हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब के अगर ये बोलना शुरू करे अपने भाषणों में कि भाई 6 रुपए ज्यादा दे दो तो दूध का किसान बच जाएगा, इस लोग आगे आएंगे। ऐसा नहीं कि लोग नहीं चाहते, देयर में बी क्लास विच डजंट वांट टू और इज नॉट अफेक्टेड, बट देयर इज अ लार्ज मिडिल क्लास जो आएगी आगे। मैं मानता हूं कि कंज्यूमर हमारा इतना बेवकूफ नहीं है, फ्रांस का भी बेवकूफ नहीं था, हम दोनों एक ही लेवल पे थे। अगर वो कर पाए हैं तो हम भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट ए न्यू रेवोल्यूशन। व्हाई डू वी हैव टू वेट अपॉन कॉमा फुल स्टॉप? आपने इतनी सब्सिडी वहां दे दी, इतना वो कर दिया, उससे तो आज तक समाधान हुआ ही नहीं ना। सो मुझे लगता है कि रास्ते हैं, और दैट रिक्वायर्स रेडिकल थिंकिंग, इट रिक्वायर्स न्यू थिंकिंग, और उसके लिए न्यू अप्रोचेस भी चाहिए। तो क्या नहीं हम कर सकते हैं? मुझे लगता है कि लेट्स हैव ए काइंड ऑफ ए डायलॉग। अब ये पंजाब में, हमारे यहाँ पर आप जानते हैं पंजाब हरियाणा में जब आप बात करते हैं तो, और आप अगर विजिट कर रहे हैं तो देखा आपने कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात होती है कि पानी का स्तर नीचे जा रहा है, स्टबल बर्निंग होती है, ये सब ऊपर है ना, मोनोक्रॉपिंग करके ये हुआ है। तो ये सब तो हुआ है, वी ऑल नो इट नाउ। लेकिन मुझे लगता है कि उसका रास्ता भी तो कोई है निकालने का। वो निकालने का रास्ता वो है कि फार्मर तो जाएगा, मंडी का क्या भाव है उसके पीछे। अगर मंडी का भाव ही हम बदल दें कि लेट्स से, जिसको ये कहते हैं कि सब डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मार्केट डिस्टॉर्ट नहीं होती, मार्केट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देती है, जैसा कि फ्रांस ने किया। तो यहाँ पर भी अगर हम पंजाब में डेयरी फार्म्स जो हैं, हालांकि डेयरी इज ए बिग सेक्टर इन पंजाब, लेकिन अगेन इट इज इन क्राइसिस, तो उसको अगर दाम देना, प्लीज लेट्स नॉट गो बाई सब्सिडीज, लेट्स गो बाई अ परमानेंट सोल्यूशन, स्ट्रक्चरल चेंज जो आनी चाहिए, वो जरूरत है। इनकम गारंटी दो, सब्सिडी नहीं। लेकिन सर अगेन फ्रांस में जो कंज्यूमर थे वो 6 पेंस देने के लिए एक्स्ट्रा रेडी थे। हमारे देश में किसान के अलावा बाहर भी गरीबी बहुत है, तो जैसे ही वो प्राइस और भाव बढ़ेगा, क्या आपको नहीं लगता है यहाँ पे बहुत कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा? मुझे बताइए कि हम गरीबी की बात क्यों करते हैं तभी जब किसान के भाव बढ़ने होते हैं। जब कार वाले कार बेचते हैं तो कभी नहीं कहते कि सब गरीबी है, इसमें देश के किसान, देश के लोग कार नहीं खरीद सकेंगे। सारे ऐसा तो नहीं करते। एक मिनट सुनिए, मैं कार की सिर्फ एग्जांपल दिया आपको। आप मॉल में चले जाइए, मुझे बताइए क्या उनको नहीं समझ आता कि देश में गरीबी बहुत है? आप मुझे बताइए कि कॉफी आप पीते हैं? जी सर, कॉफी सब पीते हैं बड़े शौक से। यू गो टू वट एवर। मैं इंडियन जो कॉफी ग्रोवर्स एसोसिएशन को एड्रेस करने गया बेंगलोर में। जी सर। तो वहां पर मैंने उनसे पूछा रात को, जब शाम को बैठे हैं, नेक्स्ट डे मुझे की नोट देना था, तो मैंने पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा जी हमारा लॉस बहुत हो गया, हमारे को 8,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, आप ये बिल्डअप करें कि भाई ये कर्जा माफ हो जाए। मैंने कहा भी आप पे तो कर्जा क्यों है? कॉफी ग्रोवर्स तो मैं सोचता हूँ कि संपन्न है कंपेयर टू व्हीट एंड राइस ग्रोवर्स एंड अदर ग्रोवर्स, है ना, तो आपके ऊपर क्यों कर्जा है? तो आपके तो यहाँ वैल्यूएशन भी हो गया, कॉफी जो कैफे कॉफी डे और ये सब जो कियोस्क हैं, बायर्स भी हैं, बायर्स भी हैं, और आपका वैल्यूएशन भी हो गया। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सब वैल्यूएशन नहीं करेगा तो किसान को कुछ मिलेगा नहीं, ये कहा जाता है। आप मेरे देखिए कि कॉफी में, मैं जब बैरिस्टा में जाता हूँ, आप भी जब जाते हैं, तो 300 रुपए का कप हम कॉफी का पीते हैं, एंड वी डोंट क्वेश्चन कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए, ठीक है ना। कभी हमने सोचा है कि उसमें कॉफी ग्रोवर्स को कितना शेयर मिलता है? बहुत कम। जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा सर हमें पता तो है, लेकिन सवेरे हम पूरा आपको एनालिसिस करके दे देंगे बिफोर यू स्पीक। मैंने कहा ठीक है, मुझे एनालिसिस आ गया। 1 रुपया 300 रुपए में किसान को जाता है। 1 रुपए? 1 रुपया किसान को जाता है। अब मुझे बताइए, आपका ये वैल्यूएशन है?
किसकी वैल्यूडेशन हुई? डू वी इवन नो दैट? बट वी गो ऑन रिपीटिंग दैट एड नॉशियम कि साहब वैल्यूडेशन करेगा किसान तभी वो होगा। मैंने आपको ये एक उदाहरण दिया है कि ग्लोबली हो रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया। लुक एट चॉकलेट, कोको बीन्स की बात मैं कर रहा हूँ। चॉकलेट बनती है, इससे बड़ा तो वैल्यूडेशन नहीं हो सकता ना। एंड इट्स रफली अगर हम देखें तो $200 बिलियन इंडस्ट्री है ये, जो इसकी कन्फेक्शनरीज की है, जिसमें चॉकलेट भी है, ठीक है। उसमें ये देखा गया है, एक रिपोर्ट आती है कोकोआ बीन्स का बैरोमीटर, इज कॉल्ड कोकोआ बीन्स बैरोमीटर। कोकोआ बैरोमीटर स्टडी कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स करते हैं, इंटरनेशनली की बात कर रहा हूं मैं। उसमें ये बताते हैं कि जो एवरेज प्राइस जो कोकोआ ग्रोअर है, जो कोकोआ ग्रो करता है मोस्टली इन लैटिन अमेरिका एंड इन अफ्रीका, उनको 100 रुपये जो हम एक बार पे हम खर्चते हैं एवरेज, आप लोग जब भी मार्केट में जाते हैं, किसी का बर्थडे आया तो 100 रुपए की बार तो आप लेते ही है ना। 100 रुपए जो बार है वो दैट इज द एवरेज इनकम ऑफ ए कोकोआ बीन ग्रोअर, एवरेज इनकम 100 रुपए पर डे, और $200 बिलियन इंडस्ट्री है। मेरा ये कहना था कि अमेरिका में क्या हुआ, कुछ इकोनॉमिस्ट ने उस पर काम करना शुरू किया, देन दे रियलाइज की बात नहीं बनी अभी उनके इतना काम करने के बाद भी, इट डिडंट बिकम एन इशू। वो मैंने कहा था आपको, नैरेटिव नहीं बिल्ड हुआ। तो दे वेंट टू अनदर वेल नोन इकोनॉमिस्ट कॉल्ड जेफरी सैक्स कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, उनके पास गए, उनको समझाया एंड ही गॉट इट। उन्होंने क्या किया, और बिकॉज ऑफ हिज इन्फ्लुएंस उन्होंने $10 बिलियन का एक फंड रेज कर दिया, जिसमें से किसानों की मदद करेगी। मेरा ये कहना था उस समय कि $200 बिलियन की इंडस्ट्री, आपने $10 बिलियन रेज किए, हाँ जी, और आप ये मानते हैं कि ये इट इज नॉट इवन 1% ऑफ द टोटल टर्नओवर जो इंडस्ट्री का है, एंड दैट यू थिंक इज विल हेल्प द फार्मर्स। इमेजिन करिए अगर कोकोआ बीन्स के फार्मर को MSP मिलता होता, दे वोंट हैव फेस दिस क्राइसिस। यू गेट माय पॉइंट? तो वो क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज सम पीपल सेड कि वैल्यूडेशन करिए, वैल्यूडेशन तो हो गया, चॉकलेट का हो गया, कॉफी का हो गया, व्हाई आर फार्मर्स डाइंग? That means the theories that have been propagated all these years, कहीं ना कहीं वो outdated हो गई हैं। We have not kept in tune with the new policies. हमने वही पुरानी जो इकोनॉमिक सोच है उसको हम लेके आगे चल रहे हैं। मेरा सबमिशन सिर्फ यही है कि जैसा आपसे मैंने कहा कि मुझे कभी समझ नहीं आता, जब भी मैं कॉफी पीने जाता हूँ मैं भी अपने माइंड में ये सवाल करता हूँ कि यार इसमें से तो ₹1 किसान को जाएगा। Why should I be drinking this coffee? हाँ जी, आप साउथ इंडियन कॉफी में चले जाइए, जो उनकी ट्रेडिशनल कॉफी होती है, फिल्टर कॉफी, वही सस्ती आ जाती है, 10 रुपए 20 रुपए में जो भी है ना, चलो 50 रुपए भी हो गया। एंड व्हाई डू वी हैव टू पे 300 रुपीज फॉर दैट वंडरफुल लुकिंग मग और कप, जो भी आप कहते हैं, जिसमें से ₹1 किसान को जाता है। नाउ दिस इज अ कॉल विच कंज्यूमर हैज टू टेक। कंज्यूमर हैज टू स्टार्ट रिजेक्टिंग दीज काइंड्स ऑफ जो उनको ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन कंज्यूमर कहीं ना कहीं अपने उसमें खोया हुआ है कि मेरे लिए तो एक नई चॉइस आ गई है। सो आई थिंक वी हैव टू गेट आउट दैट एंड देन थिंक कि भी कैसे हम रीड्रॉ करें अपने इकोनॉमिक डिजाइन को, जो मैं आपसे पहले कह रहा था। वो इकोनॉमिक डिजाइन को रिकास्ट करना भी हम सब का रोल है। आई थिंक वी स्टार्ट लुकिंग एट इट कि वाई किसानों को डेलिबरेटली क्यों इम्पॉवरिश रखा जाता है। आई थिंक दिस सोल्यूशन इज ऑल बिफोर अस। हम सोचना शुरू करेंगे उस पर कि क्यों है, इसको ठीक करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो लेट्स पुट दैट हाउस इन ऑर्डर इज ऑल दैट आई एम सजेस्टिंग। ये काफी शॉकिंग है कि आप कह रहे हैं 300 रुपए में से बस ₹1 किसान को मिलता है। वो किसान जो एक से अनेक कर सकता है, जो एक दाने से इतना प्रोडक्शन लाता है, एक कॉफी बीन से इतना प्रोडक्शन लाता है, उसी को पूरे सप्लाई चेन में सबसे ज्यादा कम प्राइस मिल रहा है। और ये आप सोचे कि इसे कॉफी ग्रोअर्स की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी बिजनेस स्कूल में चले जाइए, मैनेजमेंट स्कूल में जाइए, आजकल बड़ी वैल्यूडेशन की स्टडीज होती हैं। मैं जब जाता हूँ वहां पर तो वैल्यूडेशन की स्टडीज उठाता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि भाई 40% जो ट्रांसपोर्ट है इसको मिल जाएगा, इतना रिटेल को मिलेगा, इतना मिलेगा। ये वैल्यू चेन बनी हुई है, सप्लाई चेन बनी हुई है। मैं उनसे कई बार पूछता हूँ, यार किसान का तो आपने हिस्सा दिखाया ही नहीं है। तो क्या जवाब मिलता है मुझे? 1-2 जगह मुझे जवाब मिला, ओहो सर हम भूल गए थे, हम कर लेंगे इसको। ये सप्लाई चेन का हाल है। मेरा ये कहना है कि वाई वी कैन नॉट इंश्योर कि भाई किसान को रॉ प्रोड्यूसर जो बेसिकली रॉ प्रोड्यूस करता है रॉ फॉर्म में, उसको कम से कम 40 से 50% शेयर क्यों नहीं मिलना चाहिए एंड कंज्यूमर प्राइस का। यू विल से कि कंज्यूमर को तकलीफ होगी, इसमें कंज्यूमर को भी तकलीफ कभी होनी चाहिए। ये थोड़ा है कि कंज्यूमर ही बेनिफिट लेता रहे, एक बात। दूसरी बात एक और हम सोचें, हम कह तो देते हैं कि कंज्यूमर को प्राइस होगा 40। दूध की मैं आपको एक बात कहूँ, दूध इज ए मेजर प्रोडक्ट विद इन द कंट्री। दूध पंजाब हरियाणा में या किसी कोऑपरेटिव का मिल्क उठा लीजिए, अगर एंड कंज्यूमर प्राइस 100 रुपए का आप दूध लेते हैं तो आप उनका कोऑपरेटिव मिल्क जो आप लेते हैं उसका 80% रफली वो किसान को जाता है।
100 रुपए में दूध लिया, 80 रुपए किसान को गए। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग इन दैट? अगर वो दूध में विच इज पेरिशेबल, उससे हाईली पेरिशेबल है, अगर उसमें हो सकता है तो आम में क्यों नहीं हो सकता, टमाटर में क्यों नहीं हो सकता कि हम 80 नहीं तो कम से कम 60% तो दे एंड कंज्यूमर प्राइस का? हो सकता है कि नहीं हो सकता? बट वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ आप प्राइवेटाइजेशन में जोर देते हैं हम लोग, बट वी आर नॉट लुकिंग एट कि फार्मर्स का शेयर है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें। And once you do that, you have actually given a kind of a look up जो है होगा उस क्लास को जो दबी पड़ी है, वो कितना फिनोमिनल होगा। हाईएस्ट बिडर्स नहीं जीतेंगे ना फिर। हाईएस्ट बिडर नहीं जीतेंगे, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आई थिंक दीज आर दी फैक्टर्स जो हमें मजबूर करते हैं कि हम इसको सोचें कि इसको रीडिजाइन कैसा किया जाए इस मॉडल को, कि जहां पर किसान जो है, हम सब मानते हैं कि साहब वो तो रीढ़ की हड्डी है, मैंने ये पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा, रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी का ये हाल है कि 4 लाख कर चुके हैं इतने सालों में, है ना? तो इसका मतलब है कि रीढ़ हड्डी कहीं ना कहीं तो टूट गई है या बैठ गई है। वी हैव अ ब्रोकन फूड सिस्टम, बेसिकली इट्स अ ब्रोकन फूड सिस्टम। सप्लाई चेन उसको फिक्स करना है, एंड डोंट गो बाय ऑल दीज इंडस्ट्रियल क्लेम्स की सप्लाई चेन ये हो जाएगी, सप्लाई चेन वो हो जाएगी। आई थिंक वी हैव टू हैव लोकल सप्लाई चेन्स। वी नीड टू मूव फ्रॉम द ग्लोबल सप्लाई चेन्स टू लोकल सप्लाई चेन्स। ये ग्लोबल सप्लाई चेन ने बहुत नुकसान कर दिया है, दुनिया भर का किया है। अब मेरे यहाँ पर अगर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होता है, सपोज करिए, I give you the example of हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनिक क्या कहते हैं, सीरियल्स यानी मेज और व्हीट, ये सब उनका शुरू कर दिया है। उन्होंने दूध भी शुरू कर दिया है। यू बी सरप्राइज, उनका दूध का MSP है। अगर आप ऑर्गेनिक दूध पैदा करते हैं तो 51 रुपीज फॉर द काउ मिल्क एंड 61 रुपीज फॉर द बफलो मिल्क, ये वहां पर फिक्स किया जाए। आई एम ग्लैड 51 रुपीज तो अभी बात हुई ना उसकी। तो मुझे लगता है कि ये एक रास्ता है हमें सारे देश में करने का। एंड MSP, दैट इज वाई फार्मर्स आर वेरी राइट जब वो कहते हैं कि MSP को लीगली इंश्योर करिए, लीगलाइज्ड MSP लीगलाइज करिए, ताकि वो उसको मिले। और अब आप सोचेंगे कि साहब कभी दुनिया में कहीं हुआ? ये मेरे से एक और सवाल पूछा जाता है कि साहब दुनिया में कहाँ हुआ है? आई गिव यू एग्जांपल, इंडोनेशिया। हमने भी सर्च किया, इंडोनेशिया में 17,000 आइलैंड्स हैं। इंडोनेशिया इज ए कंट्री जहां पर राइस इज द स्टेपल फूड, ठीक है? सरप्राइजिंगली वहां का जो राइस पैदा होता है उससे ज्यादा वो इंपोर्ट कर लेते हैं जो सरप्लस होता है, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन द इन्फ्लेशन। वो उनका एक अपना हेडेक है। लेकिन वहां पर क्या किया, सन 2000 से एक MSP के किसी और नाम के अंतर्गत उन्होंने एक MSP का तरीका शुरू किया। उन्होंने एक बेंचमार्क प्राइस बना दिया, ठीक है? उसके नीचे नहीं खरीदोगी, राइट? हमारे देश में जैसे ही हम इसकी बात करते हैं तो एक लॉबी खड़ी हो जाती है कि साहब ट्रेडर्स इसको रिजेक्ट करेंगे, ट्रेडर्स इसको ब्लॉक करेंगे, ये सब बातें होती हैं। वहां तो नहीं हुआ, वहां क्या हुआ है, बल्कि कुछ साल तो प्राइसेस स्टेबल गए, उसके नीचे नहीं मतलब गया या उसके ऊपर भी नहीं गया। अब वहां इंडोनेशिया में क्या है, प्राइसेस जो रूलिंग प्राइसेस है रिटेल के, दे आर हायर देन द बेंचमार्क प्राइस। दैट इज व्हाट वी वांट इन इंडिया। और कंज्यूमर दे रहे हैं। और अभी प्रेसिडेंट ने क्या किया, उन्होंने एक MRP भी फिक्स कर दिया, एक रिटेल प्राइस भी फिक्स कर दिया कि इसके ऊपर नहीं जाएगा। इंडस्ट्री, ट्रेड डजंट वांट इट, वी नो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने, गवर्नमेंट ने ये किया है। आई थिंक इट इज अ पॉजिटिव साइन कि दुनिया में ये हो सकता है पॉजिटिव। और इंडोनेशिया इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, इट्स अ बिग कंट्री। यू कांट से कि भाई वो तो छोटी कंट्री है कि श्रीलंका है या मालदीव्स है उसने कर दिया, ऐसा नहीं है, बड़ी कंट्री ने किया है। आई थिंक देयर आर लेसन्स टू बी ड्रॉन। सो मुझे लगता है कि ये डराया जाता है, हमें भयभीत किया जाता है कि साहब अगर आपने MSP कर दिया तो 17 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आ जाएगा, लोन लेना पर या 17 लाख का बोझ आ जाएगा। किसने कहा ये? Somebody came up with a figment of imagination, 17 लाख करोड़ रुपए का देश को बोझ आ जाएगा, उसका इकोनॉमिक जो बोझ होगा। all cooked up figures in an environment जहां को झूठ जाने वो चलता है, तो ये भी चला। और टीवी उसको रिपीट करेगा, एक के बाद एक टीवी उसको रिपीट करेगा। तो इट गोज इनटू पीपल्स माइंड कि साहब इसके अलावा कोई चारा नहीं है, देश के पास पैसा नहीं है। मेरा मानना है कि अगर हम किसानों को ज्यादा पैसा देंगे, अगर लीगल भी MSP करते हैं हम, तो ज्यादा पैसा आएगा, क्योंकि आज मार्केट में उसको 30-40% कम प्राइस मिलता है। तो अगर पैसा ज्यादा आएगा, तो मैंने आपसे कहा था कि इट विल बी अ रॉकेट डोज फॉर द इकोनॉमी। मेरा मानना है कि आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं, GDP 7% पे या 6-8% जाते रहता है। आप एग्रीकल्चर में लीगल MSP दे दीजिए, 12% 10 से क्रॉस करेगा GDP। और क्या चाहिए? इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो देखना कैसे बूस्ट करेगी। क्यों बूस्ट करेगी? क्योंकि दैट वाज ए सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिसको आपने कभी सोचा ही नहीं कि दे कैन बी अ बिग प्लेयर इन आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। सो आई थिंक द मैसेज इज वेरी क्लियर। द पाथवे इज नॉट बाय सेटिंग अप और बिल्डिंग अप 2 more इंडस्ट्रीज, जिस तरीके से हम करते हैं, 2 इंडस्ट्री को बिल्ड अप करते जाओ। आई थिंक द पाथवे इज टू शेयरिंग दैट वेल्थ। लेट्स डू दैट। तभी मैं कहता हूँ सबका साथ
सबका विकास, दैट इज द वे फॉरवर्ड एंड इट पासिस थ्रू एग्रीकल्चर। सोल्यूशन पे आपने बोला सर लीगलाइज्ड एमएसपी एक सोल्यूशन है। अभी एग्जिस्टिंग एमएसपी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेजरली 2 क्रॉप पे फोकस हो रहा है। हाउ शुड द एमएसपी, जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि 22-23 क्रॉप पे वो होना चाहिए, कहते हैं कौन से क्रॉप पे सरकार। देखिए सर, मैंने ये कभी कहा ही नहीं कि इसका मतलब लीगलाइज एमएसपी का मतलब ये है कि सरकार खरीदे। मैं तो कहा ही नहीं। मैं तो आपको इंडोनेशिया का एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई उन्होंने कहा कोई भी नहीं खरीदेगा। प्राइवेट ट्रेड इज ऑल्सो नॉट बाइंग बिलो दैट जो बेंचमार्क। अच्छा, कोई रिटेल हो कुछ भी हो, आपको मतलब 50-20 रुपए किलो खरीदना ही खरीदना, उससे नीचे नहीं आप खरीद सकते। तो उसमें प्राइवेट सेक्टर भी खरीदेगा। फिर ये लोग बोलते हैं जी वो तो बंद कर देगा खरीदना। भाई बंद तब करेगा अगर पंजाब ने कर दिया, महाराष्ट्र से वो ले आएगा। लेकिन जब सारे देश में हो गया, ही कांट गो फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान और टू चाइना कि मैं अपना सोर्स वहां से करूंगा। ही हैज टू डू इट हियर एंड इन एनी केस वी हैव सो मच ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वी कैन ऑलवेज एनकरेज मोर पीपल टू कम अप। इसका लेट अस नॉट बी क्या कहते हैं उसको, डर से ना हम काम करें कि भाई वो ट्रेड जो है हथियार फेंक देगी। ऐसा नहीं होगा। ट्रेड अपने आप एडजस्ट कर देती है और उस पर पेनल्टी भी होनी चाहिए। स्पेन इज वन कंट्री, स्पेन में वहां भी लॉ है, वो कहता है कि अगर आपने सुपरमार्केट्स वहां बाई करते हैं तो सुपरमार्केट्स ने अगर किसी ने भी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन नहीं प्रोटेक्ट की तो उनके खिलाफ लॉ है। विच मीन्स द सेम, किसी ने एमएसपी नहीं दी तो उनके खिलाफ भी लॉ होना चाहिए और ये हमें सख्ती से इसको पालन करना है। पर मेरा ये मानना है कि सबका एंड रिजल्ट हम देखें, वो ये है कि जिस तबके को हमने आज तक इग्नोर किया है और जो भारत में जैसे आपने कहा कि मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी या रीढ़ की हड्डी या जो देश की आगे तरक्की होगी वो उसके सिर पे होगी या कंधे पे होगी, उस सेक्टर को सपोर्ट मिलेगी, उसको बिल्डअप मिलेगा। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट विकसित भारत जब बनेगा, 2047 तो दूर है, लेकिन अभी से अगर हम तैयारी कर दें तो उस सेक्टर का उत्थान होना चाहिए। किसी भी, ये भी मैं कहना कि एक चीज ही काम आएगी एमएसपी, उसमें और भी चीजें करनी की है। कभी आपने देखा कि जब 50 लाख करोड़ रुपए का बजट आता है जब हर साल, तो कभी आपने देखा कॉर्पोरेट को कितना कहाँ मिलता है और एग्रीकल्चर को कितना? और कभी सोचा किसी ने? नहीं। हम तो ये सोचते थे कि बजट आ गया कि मेरा कैमरा सस्ता हुआ, कि मेरा टीवी सस्ता हुआ, इससे आगे हम नहीं जाते हैं। बट इफ यू लुक एंड टू सी उनको कहाँ पर सपोर्ट दी जाती है। पीएलआई, मुझे बताइए, व्हाई शुड इंडस्ट्री गेट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव? व्हाई शुड द फार्मर्स गेट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव? अगर किसान आज अपनी मिर्च को पानी में, नदी में फेंक रहा है, तो उसको अगर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मिलता या मिले तो आप देखिए उसका जो है, जो जिस क्राइसिस में है उससे निकलने का रास्ता तो हो गया ना। अगर आप इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर सकते हैं, व्हाई कांट यू प्रोवाइड फॉर एग्रीकल्चर? बिकॉज हमारे सोच में ये है कि इंडस्ट्री इज द इंजन ऑफ ग्रोथ, एग्रीकल्चर जाए भाड़ में। I think the time has come when we should equate agriculture, make it a second engine of growth, industry as the one engine of growth. आप देखिए कंट्री के विकास किस तरह होगा, वो सबका साथ सबका विकास, वही रास्ता है एक। सर मैं जब से मैं एग्रीकल्चर 2-2.5 साल से एक्टिवली देख रहा हूँ, एक बहुत कहानी लोग सुनाते हैं क्या श्लोक कि प्याज का भाव बढ़ जाएगा तो सरकारें गिर जाते थे। मतलब ये फूड इन्फ्लेशन का नैरेटिव बनाया गया था, इसलिए शायद जो भी है वो प्राइस को ऊपर जाने नहीं देते, यही नैरेटिव की वजह से। कुछ भी सच्चाई है इसमें कि नो ये तो हुआ ही है। हम जानते हैं कि सुषमा स्वराज की सरकार जो है गिर गई। क्यों हुआ था सर? बिकॉज ऑफ वो नैरेटिव बिल्डअप हुआ, प्याज प्याज प्याज, मेरा घर का बजट खराब हो गया। मैंने सर, हमने इस पे एनालिसिस किया, एवरेज जो किचन का बजट है कंट्री का, वो 10,000 से लेके 20,000 रुपए के बीच में वेरी करता है पर मंथ। ठीक है, अगर उसमें प्याज का भाव बढ़ गया तो प्याज की कंजम्पशन जो फैमिली की है वो 1,000 रुपया बढ़ जाएगी। 10,000 से 20,000, 1,000 रुपया बढ़ जाता तो हम कहते हैं कि साहब सरकार गिर जाए या सरकार, मतलब दे आर नॉट एबल टू मैनेज इन्फ्लेशन। अब हम तो यहाँ देखते हैं जो भी चीज आती है इंडस्ट्री की, वो तो हर साल उससे ज्यादा प्राइस बढ़ा होता है। लुक एट दी फार्मास्यूटिकल्स में जो 500% तो कमीशन तो उसमें एवरेज है, और जानते हैं कि उसमें हजारों गुना भी है कई जगह पे। कभी किसी ने उस पर कुछ उस पर किया। लुक एट दी वे एमआरपी फिक्स होता है। एमआरपी देख लीजिए, एमआरपी और जो रियल प्राइस है, मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हैं सुपरमार्केट्स में, बहुत जगह पे एमआरपी 2,000 रुपए का मिलता हमें 500 रुपए में है। इसका मतलब वहां भी धांधलेबाजी है। दैट स्कीम इज हेल्पिंग टू उसके लिए, कॉर्पोरेट के लिए, ठीक है कि नहीं? तो मेरा सबमिशन ये है कि ये चीजें हम वहां करते हैं, उनको हम हर एक तरह के लुहावने वो देते हैं, जितने भी स्कोप होता है आप उनको करते हैं। व्हाई कांट वी डू इट और रिपीट इट इन एग्रीकल्चर? किसान, अगर हमारा, मैंने आपसे बताया कि अगर 1 रुपया कॉफी में मिलता है, अगर सरकार ये इसको कंपल्सरी कर दे या ऑब्लिगेटरी कर दे कि भाई कॉफी में उसको 40% प्राइस मिलेगा, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? जिसने कॉफी नहीं पीनी है मत पियो,
ये कहना कि साहब मेरा कॉफी पीना मुश्किल हो जाएगा, ये तो आपकी हेडेक है ना। लेकिन अगर आप 30 रुपए में से 300 रुपए में से अगर आप ये कर दें कि भी कम से कम इसको 180 रुपए किसान को मिलेंगे, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? आई वांट टू आस्क यू, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? वो कॉर्पोरेट का कमीशन कम हो गया ना? नहीं, और तो कुछ में नया नहीं आया उसमें। व्हाई कांट वी रिड्यूस द कॉर्पोरेट कमीशन? ये लिखा हुआ है कि कॉर्पोरेट जितना चाहे कमीशन लेगा। क्यों? हमारे यहाँ पर जहां मार्केट के, रिटेल मार्केट के ऊपर जहां पर रिफॉर्म्स आने चाहिए वो तो आए नहीं, वो तो कभी नहीं आया। अब मैं सब्जी लेने जाता हूँ, आप सब्जी लेने जाते हैं, मैंने उसमें देखा कि साहब किन्नू मिल रहा है। किन्नू किसान तो 5 रुपए में किलो दे रहा है आपको या फेंक रहा है, और यहां पर हमें 40 रुपए मिल रहा है। Why can't we reduce that commission for them? Why can't we ensure कि भाई जितना भी उसका प्रोड्यूस है, जो उसको जितना मिलना चाहिए, लेटर से अगर मैं 40% कह रहा हूं तो कम से कम उसको 20 रुपए तो मिले। पॉसिबल नहीं है ये, या इम्पॉसिबल लगता है आपको? ये 50-50 तो होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं उसको रिफॉर्म करते हैं? हम रिटेल को नहीं करना चाहते बिकॉज सारी सरकारें उस पर चलती हैं। मेरा सबमिशन ये है कि वाई आर वी थिंकिंग कि जो किसान है, बिकॉज ही इज हैप्लेस एंड ही इज नॉट नॉलेजेबल एंड सो ऑन, कब तक हम उसको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे? एंड देन अगर वो क्राइसिस में जाता भी है, डिस्ट्रेस में तो है ही है वो ऑलरेडी, उससे और भी ज्यादा भयंकर क्राइसिस में जाता है, तो आफ्टर ऑल इट इज अ नेशन विच इज बेयरिंग द कॉस्ट ना। तो उसको निकलना है तो उसको तभी निकल पाएगा जब उसको आप पॉजिटिवली उसको सिचुएशन को लेके आते हैं एंड लेट हिम प्रॉस्पर लाइक ऑल ऑफ अस। अगर चपरासी की इनकम में एक देखिए बड़ा अच्छा फैक्टर है, ये बड़े एम्प्लॉयज ने बड़ा अच्छा किया, एक इमेजिनेटिव उन्होंने एक क्राइटेरिया बना दिया, उसको कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर, जब आपकी इनकम बढ़ाते हैं ना टेक मिशन में, तो एक फिटमेंट फैक्टर का उपयोग होता है। कभी पता नहीं हम लोगों ने कभी सोचा भी है, सुना भी है। हाँ जी, फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.8, 2.4 ऐसा जो भी वेरी करता है उसके हिसाब से करते हैं। तभी मैंने आपसे कहा, हम बात जो पहले कर रहे थे कि इट इज एक्सपेक्टेड कि जब 10th पे कमीशन आएगा, 8th पे कमीशन जनवरी में आएगा, उसके बाद 10 साल बाद 9th पे कमीशन आएगा, उसके 10 साल बाद 10th पे कमीशन हो गया। तो अगर आप इसको देखें तो 2046 में वी विल हैव द 10th पे कमीशन। 10th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर जो मल्टीप्लाई कर रहा है, उसमें चपरासी की जो सैलरी है बेसिक, वो 4 लाख रुपए होगी महीने की। कहीं को चर्चा है किस बात के लिए सर? लेकिन ये फिटमेंट फैक्टर है, फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि मैंने और आपने कभी पूछा ही नहीं, सो एवरीवन इज कंफर्टेबल। मैं ये कहता हूं कि अगर उनके लिए, एम्प्लॉइज के लिए फिटमेंट फैक्टर है, इमेजिनेटिव है ये, तो आप एक किसानों के लिए एक फिटनेस फैक्टर तो ले आओ। नहीं समझे? आज अगर उसका टमाटर का भाव 10 रुपए है तो मैं 2046 में क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 100 रुपए हो जाए? होना चाहिए, आइडियली होना चाहिए। जब उनके फिटमेंट फैक्टर हो सकता है तो यहाँ पे एक फिटनेस फैक्टर ले आओ। तो जिन लोगों ने क्रिएट किया है फिटमेंट फैक्टर, उन्हीं को बोला जाए कि आप फिटनेस फैक्टर भी एक किसानों के लिए प्रोड्यूस कर दीजिए। और किसान भी नहीं समझते, मैं मानता हूं, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज हमको तो सोचना पड़ेगा ना, व्हाई आर वी ट्राइंग टू पैम्पर ओनली वन क्लास और वन सेक्शन? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, प्लीज इनको जितना देना दीजिए, और किसान को पीछे मत छोड़िए। दैट इज द आर्गुमेंट। साथ में सबको आगे लेके जाएगी, अभी सबके साथ चलेगा। अगर आपने किसान को पीछे छोड़ दिया, उनको तो आप चाहते हैं कि भाई आपका जो सेब का भाव है इससे ज्यादा ना बढ़े, ठीक है ना? लेकिन कभी आप ये भी सोचते हैं कि एम्प्लॉइज की जो तनख्वाह बढ़ती है उससे भी कभी इन्फ्लेशन में फर्क पड़ता है? डू वी इवन रियलाइज दैट? लेकिन आप एक एम्प्लॉय तनख्वाह बढ़ती है तो सारी चीजें दुकानदार बढ़ा देता है, ये आपको ज्यादा पैसा मिलता है, ठीक है कि नहीं? तो ये होता आया है, एंड बट वी डोंट काउंट दैट एज इन्फ्लेशन। सर मैं बैंगलोर से चंडीगढ़ आ रहा था। यूजुअली साउथ इंडिया में क्या इडली डोसा एक स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट होता है। सुबह 5-6 बजे की फ्लाइट थी, तो मैं लंबा दिन था, सोचा टाइम नहीं मिलेगा, कुछ खा लेते हैं। वहाँ एयरपोर्ट पे गए खाने, सर वो सेम इडली डोसा सेम रेस्टोरेंट का जो मुझे मेरे घर के बाहर 80 रुपये में मिलता है, एयरपोर्ट के होने के नाते वो 350 रुपये में बिक रहा था। अब ये छोटा एग्जाम्पल है, उस समय मैं खा लिया एज अ कंज्यूमर। किसान को ये बेनिफिट कहीं नहीं मिलता, खुद के मार्केट में भी नहीं मिलता, बट यहाँ एयरपोर्ट का लग्जरी होने के कारण कि इसके अलावा इसको कहीं और खाने का मौका नहीं मिलेगा, वो कंपनी वाले आप पे कैपिटलाइज कर लेते हैं, आपसे 3x 4x चार्ज कर लेते हैं। उस समय कंज्यूमर कंप्लेन नहीं करता है, मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। एंड आई थिंक मेजर जो हमारे देश में 3-4-5 साल में फार्मर प्रोटेस्ट हम देखे हैं, 2021-22 में आप काफ़ी वोकल थे इसके बारे में। मैं चाहता हूँ ग्राउंड लेवल पे, जब आप उस समय ऑनलाइन भी काफ़ी थे, ग्राउंड पे भी काफ़ी थे, फार्मर इतना प्रोटेस्ट क्यों करते थे उस समय? 3 लॉ गवर्नमेंट ने पास किया था जिसके अगेंस्ट आपने स्टैंड अप किया, गवर्नमेंट ने वो लॉज को वापस भी लिया, बट आई थिंक आपका काफ़ी बड़ा रोल था वो लॉज को पुश बैक करने में। वो पूरे 1 साल के में क्या क्या वो उसके थ्रू हमें ले चाहिए? देखिए, वो जो पीरियड था आई थिंक वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंपल रीजन कि हे वाज अ कम्युनिटी विच स्टूड कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, एंड दे स्टूड अप।
दे स्टूड अप बिकॉज दे रियलाइज्ड कि ना तो कोई एकेडमिशियन उनकी सपोर्ट करता है, उनके लिए खड़ा होता है, ना कोई मीडिया खड़ा होता है, ना स्टेट असेंबली में कहीं सवाल होता है। तो उनको लगा कोई नहीं हमारी लड़ाई लड़ेगा, हम खुद लड़ेंगे। तो उन्होंने लड़ाई लड़ी। जब मैं पहली बार निकला हूँ टू गो टू द सिंगू बॉर्डर इन अराउंड दिल्ली, तो उस समय उन्होंने पंजाबियों के फार्मर्स ने ढाबे बनाए हुए थे सड़क पे, टेम्परेरी ढाबास, देयर जो भी जा रहा है उसको चाय पानी या खाना भी वो देते थे। तो मैंने भी सोचा कि चलो इसका माहौल देखने के लिए मैं भी चलूँ, तो मैं उसमें चला गया ढाबे में। तो जैसे मैं अपनी गाड़ी से उतरता हूँ तो ए स्वॉर्म ऑफ पीपल सराउंडेड मी, आई मस्ट एक्नॉलेज दिस। उन्होंने क्या कहा, और वो टाइम था जब आपका वो लगा होता था मुंह के ऊपर, है ना, तो मतलब मुझे नहीं सब कैसे उन्होंने मुझे पहचान भी लिया और मेरे पास आके बोलते हैं कि साहब ये लड़ाई आपकी है। किसान बोले आप? हाँ, मैंने कहा ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई आप लोगों की है। उन्होंने कहा नहीं सर, आपने हमें तैयार किया। मैंने कहा मैंने क्या किया जी? तो उन्होंने कहा जी कि आपके भाषण, आपकी टॉक्स, आपका टीवी पे इंटरव्यूज, अखबारों में जो भी है, उन्होंने कहा जी हमसे लगातार हम सुनते आए, उससे हमें एक ही पता चले कि हमारे साथ कितना घोर अन्याय हुआ। एंड एज समबडी सेड ना कि इंफॉर्मेशन इज पावर, तो उनको फिर समझ आ गया कि हमारे साथ जो ये हो रहा धक्का हुआ है, इसको खड़े होने के लिए हमें ही लड़ना। मुझे नहीं इसी का एहसास था। एंड बिलीव मी, मैं कई बार गया बॉर्डर्स पे, एंड एवरी टाइम आई केम अप सो वेल फेड। जितने भी वहां लोग ये लंगर और ये लगाते थे, वो ये श्योर करने के लिए कि शर्मा जी को कुछ ना कुछ हम खिला दें पिला दें। दे वर ऐसे ग्रेटिट्यूड जिसको कहते हैं। आई रियलाइज दैट कि उनका ग्रेटिट्यूड था। दे वांटेड टू से कि भाई आपने हमारा इतना किया तो ये हमारा ये ले लीजिए, आप जलेबी खा लीजिए या आप मूंगफली खा लीजिए, कहीं दूध पी लीजिए। सर मैं डायबिटिक भी हूँ, मैं उनको बोलता था कि भैया तुम जितना मुझे खिला रहे हो मेरी शुगर बढ़ जाएगी। तो उनका सबका जवाब था सर रात को 2 गोलियां खा लेना, पर लेकिन सर हमारे को आप जरा ये देखो कि हम आपके साथ कितना स्नेह करते हैं। उनको पहली बार लगा कि उनके लिए कोई आवाज है। लड़ रहा। और जो मैंने बातें वहां कही मीडिया में, बिलीव मी आई वाज सरप्राइज। मैं एक जगह पे मैं खड़ा था तो मेरे पास एक महिला आई, ऑन द पीपल हु वर सराउंडिंग मी। उसने कहा जी आपका मेरा नाम लिया। मैंने कहा हाँ जी मैं। कहती जी अगर 5 मिनट दोगे तो हमारे पास हम वो बैठी हैं बहनें आपसे बात करना चाहती है। तो लोगों ने कहा जी आप जाओ। तो मैं चला गया। 10-15 बहनें थी, कोई कुछ सिलाई कर रही है, कोई मटर छीन रही है, और दोस्त। अब मुझे उसमें लगा ये कि द मूवमेंट विल नॉट फेल। रीजन ये है उन महिलाओं ने जो मेरे ही डाटे टीवी पे वो सुनती थी, उन्होंने मुझे ही सुना दिया। मैं कभी सोचता था कि यह कहा जाता है कि किसान की बीवी है वो बैकग्राउंड में है, ये तो उल्टा हुआ। मेरे ही डाटे, और वो डाटे आप जानते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया, वो मुझे सुना रही है कि सर आपने उस टीवी में कहा था कि इतने लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया कॉर्पोरेट का, आपने ये वहां पर ये कहा था। तब मैंने ये सोचा कि अगर महिला इतनी सचेत हो गई है, किसान की जो हमारे गांव में देखते हैं महिलाएं, तब उस मूवमेंट को कोई नहीं हरा सकता। आई एम श्योर यू विल एग्री, क्योंकि वो सब इंफॉर्मेशन जा चुकी है। बेसिकली इंफॉर्मेशन की कमी है, क्योंकि आपसे मैंने कहा कि एक सारा सेगमेंट जो है वो तो एक तरीके के बम्बार्ड करता है, आपके ऊपर विचार करता है कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। वो नैरेटिव की बात हम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कहीं खड़े होकर बोलते हैं कि नहीं भाई सच्चाई ये है, तो लोग सुनने वाले होते हैं। शुरू में कम हो, ज्यादा हो, फिर आस्ते आस्ते बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वो मुझे एक उससे मैसेज मिला उस मूवमेंट से कि आप अपना काम कर रहे थे, वो वैक्यूम में नहीं था, इट वॉज रीचिंग मासेस एंड इट मेड ए डिफरेंस। तो वो जो ताकत उनमें आई थी, वो मेरे पास सारे जितने भी महीने उस चला है प्रोसेस, महिलाएं फोन करती थी, ये किसान फोन करते थे, ऑर्डिनरी पीपल जो हैं कि साहब इसमें क्या हुआ सर, इसमें क्या है सर, इसमें क्या है। आई वाज अमेज्ड कि इतनी इनको अवेयरनेस कैसे आ गई है, पर ये हुआ है सर। आई डोंट डिनाई दैट फैक्टर एंड आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो आपने सवाल पूछ लिया है अगर ये, तो इसका मतलब यही है कि भाई हम जितनी बात करें समझाने की, लोगों को लोग सुनते हैं। एक मेरा छोटा सा वीडियो क्लिप था आज तक का, अगर आपने देखा होगा, वो हर साल वायरल होता है साहब। वो मतलब इतना वायरल हो गया कि अब उसका काउंट ही भूल गए हैं कि भाई कितना वो हो गया। मुझे समझ नहीं आता क्यों वायरल हो। और गांव से मुझे फोन आते हैं, कभी कभी तो उड़ीसा के गांव से फोन आता है कि सर हम आपका ये वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो जो है आज हमें पता चला कि हमारी दुर्दशा क्यों हुई। ये ऐसे लोग मुझे फोन करते हैं। और तो और स्वर्गीय अपने अजीत सिंह जी जो कृषि मंत्री थे, अब तो वो नहीं रहे, लेकिन एक टाइम पर उनका मुझे फोन आया कि देवेंद्र जी मैंने आपका ये वीडियो देखा है, दिस इज द करेक्ट आंसर ही सेज।
और अब आपको मैं इसलिए फ़ोन कर रहा हूँ कि मुझे इजाज़त है कि मैं ये बात पब्लिक में कर सकता हूँ। मैं कहा बिल्कुल है, ये तो पब्लिक हो गया मेरा। तो द पॉइंट आई एम टेलिंग यू, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी वो जो कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं थी इस बात की, और गाँव का किसान भी कह रहा है। सो देयर इज़ ए ह्यूज सोसाइटी जिसको हमें सबको एजुकेट कर। सो आई थिंक आपके माध्यम से, आप सबके माध्यम से, यू नो, द वॉइसेस हैव गॉन अक्रॉस, पीपल हैव अंडरस्टूड, जितना भी समझ आता होगा उनको, एंड आई थिंक दैट इज हेल्प द पीपल टू स्टैंड अप नाउ एंड रियलाइज कि भी हमारे साथ धक्का नहीं होना चाहिए, हमारे साथ भी जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। किसान लेकिन सर उसमें प्रोटेस्ट कर क्यों रहे थे, वो बहुत सारे लोग को आई थिंक जानना जरूरी है। आपसे बेहतर शायद ही कोई बता रहा। आपसे मैंने अभी बताया और जो हमारी इसमें बात हमने की है कि सब इतना लॉस हुआ 45 लाख करोड़ रुपए का। मैंने वो जो 3 लॉस गवर्नमेंट, तो वो तो ऐसा नहीं, किसान समझता नहीं है। किसान को ये समझ आ गया कि ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि उनका जो आर्गुमेंट यहाँ पंजाब में था, जो बिल्डअप किया इन्होंने पंजाब में, उन्होंने ये कहा कि कॉर्पोरेट्स जो है ये एग्रीकल्चर का कंट्रोल करेंगे और आप लोगों को बाहर निकाल देंगे, तो आपकी जमीन आपके हाथ से निकल। दैट इज व्हाट इन्फ्यूरिएटेड द फार्मर्स। उसको एक वो होता है ना जो क्लिक करता है लोगों के, उसमें माइंड में लोगों के क्लिक किया कि हमारी जमीन निकल जाएगी। और देख लीजिए पंजाब ने अभी एक लैंड पूल पॉलिसी लेके आई है। व्हाई? दैट इज नॉट द काइंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन जो लोग मांग रहे थे। हम तो मांगते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वो तो उन्होंने क्रॉप से हटा दी और कह दिया कि हम किसान से 24,000 एकड़ ले लेंगे लुधियाना के पास। दैट्स नॉट द डाइवर्सिफिकेशन जो चाहिए थी। वो तो किसान समझता है कि हमारी जमीन जा रही है हमारे हाथ से। तो जमीन तो ऐसी चीज है जो आप जानते हैं कि मोटिव है इशू, nobody wants to give, and I think it is nothing wrong। अगर किसान के पास जमीन रहे, उसका बेसिक तो उसका व्यवसाय वहीं से चलेगा ना, तो वो समझता है कि इस पे मार पड़ गई तो मैं भी गया, मेरी फ्यूचर भी जाएगी। तो आई थिंक दैट इज व्हाट दे स्टूड अप टू, एंड आगे रेस्ट इज हिस्ट्री। हाँ, सो सर एज अ कंज्यूमर मैं डे बाय डे देख रहा हूँ कि हमारे खाने में क्या पड़ रहा है। जब से मैं कृषि में आया हूँ देख रहे हैं केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो गया है। आज अगर आप एक किसान से जाके पूछो कि क्या आप मेरे लिए ऑर्गेनिक उगाओगे, वो तो कहेगा साहब उगा तो लूँगा बट ना ही मुझे वो भाव मिलेगा, ना ही उत्पादन आएगा, ना ही कोई मार्केट में इसका रिस्पेक्ट है। एक प्रकार से ऑर्गेनिक हो, केमिकल्स का जो यूजेज हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का यूजेज हो रहा है, जीएमओ सीड्स का जो हम बात कर रहे हैं आज के देश में, बहुत ज़्यादा हो गया हमारे देश में। सर इसका आप पे क्या, इस पे आपका क्या? आपने कहा कि आप बहुत से ट्रैवल कर रहे थे, यहाँ पर आए थे, हमको ये एक और एहसास हुआ। मैं एक बार बेंगलोर गया, तो मेरे एक जो होस्ट थे, उन्होंने रात को मुझे जब डिनर पे बुलाया तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई सर आप पंजाब से आ रहे हैं तो इसलिए हमने आपको पंजाब की वीट खिलाएंगे आज। अच्छा, मैंने कहा भैया अगर पंजाब की वीट है तो मत खिलाओ, आप मुझे कुछ और खिला दो, पंजाब की मत खिलाओ, क्योंकि पंजाब की जो वीट है इट इज डिप्ड इन पेस्टिसाइड्स, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे कुछ और खिला दो। तो उनको भी झटका लगा क्योंकि उनकी इमेजिनेशन में पंजाब इज द प्रोग्रेसिव स्टेट, तो प्रोग्रेसिव स्टेट से आ रहा बीट, तो आई शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अगर पंजाब ने भी ये सोचा होता कि सब हमें ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो हम करते हैं कि भी वीट के बाद और वीट, हायर प्रोडक्टिविटी विच इज नॉट समथिंग दैट कैन बी सस्टेन्ड, तो उसमें हमें शिफ्ट किया होता। दिस लेसन आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग इज टू ड्रॉ फ्रॉम ए स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश टुडे हैज ए natural farming का model which is the largest in the world. We have to learn from that model or we have to replicate that model। ठीक है, कि ना कि हम बाहर जाके सोचें क्या मिलेगा। उस मॉडल में क्या है, उन्होंने they started with banning pesticides। तो it was a no pesticide पहले फार्मिंग की उन्होंने की। लोगों ने कहा कि साहब आपका एग्रीकल्चर कोलैप्स कर जाएगा, वो कर जाएगा, बट आई थिंक द विलेज विच स्टार्टेड दिस, लोगों को समझ थी कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ऑल्टरनेटिव्स चाहिए, बायोलॉजिकल चाहिए, उन्होंने वो किया। आज ये सिचुएशन है कि कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग हैज बिकम ए काइंड ऑफ ए स्ट्रीम। कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग जो है आंध्र प्रदेश की, उसमें 8 लाख किसान ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं फ्रॉम केमिकल टू नॉन केमिकल। और 8 लाख, आई एम श्योर यू विल एग्री कि इट कांट बी पुश्ड, इट हैपेंड बिकॉज फार्मर्स रियलाइज द इम्पोर्टेंस। टोटल जो फार्मर स्ट्रेंथ है वहां पर इज अराउंड 60 लाख, 60 लाख किसान है। वो कह रहे हैं कि 2030 तक हम पूरे 60 लाख किसानों को केमिकल से नॉन केमिकल खेती दे जाए। ठीक है, नाउ दिस इज अ मॉडल विच एग्जिस्ट इन आंध्र प्रदेश। इसके क्या क्या एडवांटेजेस है वो आप जानते हैं। आई थिंक यू कैन ऑल्सो स्पेल इट आउट कि जमीन का क्या होगा, सॉइल कितनी अच्छी हेल्दी हो जाती है। अच्छा, उन सब एरिया में जहां ये किसान की मैं बात कर रहा हूं वहां पर कोई, ठीक है, सो ऑल द पॉजिटिव्स आर देयर। आई थिंक वी हैव टू रेप्लिकेट दैट मॉडल। इंडस्ट्री वुड नेवर लाइक इट टू बी रेप्लिकेटेड, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा जो केमिकल का मॉडल है वो लोग पीछे हट जाएंगे। पर लोगों का जो प्यार है हमारे देश में और सोचना है इस तरफ, वो ग्रो कर रही है।
वेदर वी लाइक इट और नॉट। हर जगह मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि देयर इज एक तो है ना कि इस जो लोग करते हैं, जो आपने भी देखा होगा, कोई डायनामिक्स करता है, बायोडायनामिक्स खेती करता है, कोई और खेती करता है, ये सब पर्माकल्चर है, पर लोग कर रहे हैं, उसका नंबर बढ़ता जा रहा है। और आज ये हालात हैं कि ग्लोबली भी देखा जाए, सबसे बड़ी डिमांड जो बढ़ रही है, जिसको कहते हैं ना जो ग्रोथ रेट का, जो अगर कंपाउंड ग्रोथ रेट हम देखते हैं, उसी अगर हम रेशियो देखते हैं CAGR, तो आज CAGR वो जो है सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फूड का बढ़ रहा है। इट्स ए क्लियर इंडिकेशन कि कंज्यूमर का फोकस वहां शिफ्ट होता जा रहा है, क्योंकि इतने साल से हम सब ने बोला है ये पेस्टिसाइड्स हार्मफुल है, इससे ये होगा वो होगा, डिस्पाइट द इंडस्ट्री प्रेशर लोगों ने शिफ्ट किया है। और इंटरेस्टिंगली मेरा एक कहना है कि साहब ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था, इट वॉज बेसिकली द वर्क ऑफ फार्मर्स अलॉन्ग विद द साइंटिस्ट एंड सो, इसमें तो कोई शक नहीं है, फार्मर्स के कंधे पे हुआ था। लेकिन जो नया रेवोल्यूशन आएगा ना एग्रीकल्चर का, इट विल बी कंज्यूमर बेस्ड, कंज्यूमर फूड रेवोल्यूशन। कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर अलर्ट है और डिमांड करता है कि मुझे ऑर्गेनिक चाहिए, तो उसको ऑर्गेनिक मिलेगी। अगर कंज्यूमर जैसे बाकी चीजों में सुस्त है या लेजी है, अगर यहाँ चुप रहा, तो देन डोंट ब्लेम एनीबॉडी कि हम ऑर्गेनिक की तरफ क्यों नहीं पड़े। लेकिन अगर उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि भाई ऑर्गेनिक चाहिए मुझे प्रोड्यूस, तो फार्मर हैज नो चॉइस और द शॉपकीपर हैज नो चॉइस बट टू गेट हिम द ऑर्गेनिक। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, आई थिंक दैट विल बी अ वंडरफुल थिंग टू सम अप, अगर आप समय दें मुझे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जब मैं जर्नलिज्म कर रहा था, जब यंग था जर्नलिज्म में, तो एक मैंने सुना था ये बात मेरे प्रोफेसर से कि एक टाइम था जब निरमा आप जानते हैं इज अ सोप, वॉशिंग पाउडर है ना। तो वो जब कंपनी आई तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो क्रिकेट मैच स्पॉन्सर करते, IPL करते, वो करते। तो उन्होंने क्या किया, हाउ डू दे बिल्ड अप ए मार्केटिंग स्ट्रक्चर, उसका सिस्टम। उन्होंने देखा कि इतना जब पैसा नहीं है तो हाउ डू यू कम्पीट। तो उन्होंने ये किया कि हर नुक्कड़ में आपको लोग मिल जाते हैं, लड़के जो बेकार होते हैं, है ना, दिन भर अपना गुजारा करते हैं वहाँ गपशप मार के, जो भी होता है ना। तो उन्होंने उनको तैयार किया। उनका काम क्या था कि आपने मोहल्ले की जो दुकानें हैं ना, उनमें जाओ और बोलो निरमा है। तो यही हुआ, वो गए, बोला निरमा है। उसने कहा भाई तुम्हें साबुन चाहिए, हाँ तो साबुन तो ये लो, मैं तुम्हें विम देता हूँ, वो देता हूँ, जो भी चॉइस होगी उसके बाद। उसने कहा नहीं जी मुझे तो निरमा चाहिए। मैं कहा निरमा तो अब देखा ही नहीं मैंने, कोई बात नहीं, हमें निरमा चाहिए, वो बड़ा अच्छा सा। इतना बोल के वो चले गए। दूसरा 2 घंटे बाद आता है, वो भी एक उसका निरमा है। तीसरा फिर आता, 2 घंटे बाद वो उससे निरमा है। शाम को लगा उस दुकानदार को, यार ये तो निरमे की इतनी डिमांड है, नेक्स्ट डे उसने निरमा भर दिया ना। अगर कंज्यूमर ये सोच ले कि देखो उसने कैसे रेवोल्यूशन लाया उसका, तो अगर हम भी सोच लें कि हमें जाके हर दुकान में कहना ऑर्गेनिक है, देगा कुछ तो ले लीजिए, नहीं देगा तब भी आप देखिए एक ऑप्शन आपको मिलता है। जब आप ऑर्गेनिक की डिमांड करेंगे तो वहां पर भी ऐसा होगा कि द शॉपकीपर या सुपरमार्केट जो है उसके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, वो भी ऑर्गेनिक उसमें रखना शुरू करेगा। एंड दैट इज हाउ यू विल बिल्ड अप ए डिमांड फॉर ऑर्गेनिक्स। तो मेरा सबमिशन यह है कि अगर हम सोचते हैं कि भी मेरी सेहत पे इफेक्ट पड़ेगा, या अगर मैंने नहीं ध्यान दिया तो कैंसर ट्रेन चलेगी पंजाब में, या हमने सब सुना है ना, वो तब होगा अगर हम चुप रहेंगे। आई थिंक द नेक्स्ट रेवोल्यूशन इज डेफिनेटली ऑन द शोल्डर्स ऑफ कंज्यूमर। और अगर नहीं होता है तो प्लीज बी वेरी क्लियर, आप और मैं फेल हो गए जो हमें करना चाहिए था। अगर आप करते तो सारा समाज बदल जाता है उस पर। आप नहीं किए, न भुगतो, ये उनको भुगतना पड़ेगा। सो आई थिंक इट इज इन आवर हैंड्स नाउ, जो नेक्स्ट रेवोल्यूशन आएगा वो हमारे हाथ में। सही चीज डिमांड करो, शायद किसान सही चीज उगाएगा, कुछ चॉइस ही नहीं है। आप उसको 100% सपोर्ट करते हैं, मतलब किसान भी अडेप्ट करेगा। बिल्कुल करेगा। अभी तो किसान को लगता है कि भाई दवाई डालूंगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ये सब जो बातें करता है। लेकिन जब उसको पता चलेगा कि डिमांड तो उस चीज की है, मुझे उसकी मार्केट वहां पर है, तो ऑब्वियसली व्हाई शुड ही गो इनटू ऑल दिस काइंड। जितना मर्जी और बायर आप पे प्रेशर डालते रहे, बट दे विल शिफ्ट। सो कंज्यूमर के हाथ में है। सो कंज्यूमर ये ना कहे कि मेरा आराम से बैठने का काम है, नहीं, ही हैज टू बी प्रोएक्टिव हियर एंड हैज टू इन्फ्लुएंस द मार्केट। एक बार वो हो गया तो किसान तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। सो लेट्स होप कि कंज्यूमर्स जो अपना बेराम पाते हैं। आखिरी क्वेश्चन सर, एक हमेशा मैं मोस्ट पॉडकास्ट में पूछता हूँ। मैं यंग हूँ, मेरी जनता कई हद तक यंग है, 20, 25, 30 साल के लोग हैं। 40 साल से आपने इंडस्ट्री देखा है, किसानों से डे टू डे बात करते हैं, बहुत क्लोजर पे काम किया है। यंगस्टर्स एग्रीकल्चर में आएंगे सर, मतलब आजकल शायद यंगस्टर अभी किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है, बट शायद एक प्रकार से मेरे जैसे यंगस्टर्स भी एग्रीकल्चर के बारे में क्यूरियस है। एंड आई थिंक अच्छी चीज़ है एक प्रकार से, वो पीपल को होना भी चाहिए। उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अगर आप एग्रीकल्चर में आ रहे हो
क्या आप कर सकते हो, किसान का मदद कैसे कर सकते हो और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, ये होगा जो आप कह रहे हैं, मैं इस पर विश्वास करता हूँ। और मैं आपको इसका जो मैक्रो पिक्चर है वो भी मैं आपके सामने रख दूँ। इन द लास्ट 5 years द पीपल हु हैव गॉन बैक फ्रॉम सिटीज टू द विलेजेस, उनका नंबर 7 करोड़ है। 7 करोड़ पीपल हैव गॉन बैक, शहरों से वो गांव चले गए। ये उस टाइम पर हो रहा है जबकि हमारी पूरी सोच थी कि इनको बाहर निकाला जाए। उसके बाद भी 7 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल नंबर सर, आई एम नॉट रोमांटिसाइजिंग। वो वापस चले गए। आई थिंक हियर इज अ मैसेज। वो समझते हैं कि साहब उनका फ्यूचर वहाँ नहीं है, फ्लाईओवर के नीचे सोना उनका फ्यूचर नहीं है। उनको नजर आता है कि गांव में जाके चाहे जो भी करेंगे पेट तो भरेगा, ठीक है, वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक क्लास है जो पढ़ी लिखी है, मैं देख रहा हूँ वो खेती में आ रहे हैं। और मैं एक चीज़ थोड़ा सा मुझे विचलित करती है, वो ये है जब मैं खबरें पढ़ता हूँ कि इस किसान ने 20 लाख का ये कर दिया, उस किसान ने 8 लाख की उसकी सेल हो गई है। अब देखते होंगे रोजाना आते हैं अखबारों में, इसमें फोन के ऊपर आ जाते हैं ये सब। आई थिंक दैट इज नॉट द वे फॉरवर्ड। भाई सर, वे हम बता रहा हूँ कि वो किसी चीज कोई ले आया एक ऐसी नया पदार्थ जो नहीं होता था, आपने कहा जी इससे मेरे 20 लाख कमा दिए। लेकिन समझना चाहिए हमें, जब वो चीज एक या 2 या 3 किसान पैदा करते हैं तो उनको ज्यादा हायर प्राइस मिलता है। जब वो सारे किसान पैदा करेंगे तो प्राइसेस क्रैश हो जाएंगे, आप उसी साइकिल में आ जाओगे जिसमें से बाकी किसान डूबे हुए हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों को जो बड़े, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट कि आपको 20 लाख मिल रहे हैं, प्लीज अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि भाई आप अकेले नहीं चलेंगे, आपको सबको साथ लेके चलना। सो यू हैव टू फाइट फॉर द रिसर्जेंस ऑफ एग्रीकल्चर, रिसर्जेंस ऑफ फार्मिंग, ये आपको करना है। और वो अकेले से नहीं होगा कि मैंने ये कर दिया तो मेरा केंचुआ लगाने से ये हो गया। केंचुआ सबके पास आना चाहिए, तो वो हम सबके पास बिल्डअप होना चाहिए सॉइल्स में। तो उस तरीके के लिए आई थिंक ईच वन ऑफ अस विल प्ले ए रोल अगर हम उसमें करेंगे। वरना अगर अपना अपना हम पॉकेट बना के बैठ जाएंगे तो इट डजंट हेल्प। मैंने देखा है बहुत सारे यंगस्टर जो आईटी का जॉब भी छोड़ के आए हैं, उसमें से कुछ ऐसे केसेस में हैं जिन्होंने आई डोंट वांट दैट टू हैपन। पढ़े लिखे लोग आते हैं विद लॉट ऑफ एस्पिरेशन, विद लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थिंग्स, वो जरूरी है, लेकिन उस चीज़ को हम और भी बिल्डअप करें कि सब लोग उसमें जुड़े। बिकॉज जैसे हम पहले कहते आ रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास तभी होगा कि ये नहीं कि आपका कि खेत तो चमक रहा है और फिर आसपास जो खेत हैं वो डिप्रेशन में है या डिस्ट्रेस में है। दैट इज़ नॉट द वे फॉरवर्ड। तो हम सबका रोल है कि हम समाज में इस समुदाय को इकट्ठा उठाएं, थिंकिंग कि मेरा तो हो गया, आई एम कंफर्टेबल, वो नहीं चलेगा। आई थिंक द न्यू जनरेशन जो आ रही है, मेरा उनसे एक ही सबमिशन है कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक, योर पर्सनल सेल्फिश इंटरेस्ट जो भी है वो तो हो गया, ये आप कर रहे हैं, बट उसके अलावा आसपास अपने सोसाइटी को भी देखिए। ट्राई टू सी हाउ वी कैन प्रॉप देम अप। दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। अगर कर लिया यंगस्टर्स ने, आई थिंक देयर इज़ नो लुकिंग बैक। There is no looking back. And like everybody else, I also have faith in the youngsters, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनकी पावर है। और मेरा मानना है कि यही एक क्लास है जो वो जिस रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं, वो रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन इनकम, वो यही लोग लेके आएंगे क्योंकि ये समझते हैं कंज्यूमर रेवोल्यूशन जो है उससे आएगा। देवेंद्र सर, थैंक यू फॉर बीइंग द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। एक प्रकार से जो किसान को आवाज़ नहीं था उनको आपने कई बार आवाज़ दिया है। मेरा भी यही प्रयास था आपसे आज बात करने में, काफ़ी मैं नर्वस था सच बोलो तो। बहुत एक्सपीरियंस लाते हैं आप, बट आई होप इस एपिसोड से जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, मेरे जैसे लोग हैं, गौरव सर, हिमांशु, जो हम कॉमन लोग हैं, उन लोग कुछ सीख पाएँ एंड खेती को एक ग्राउंड लेवल नज़रिए से देखें। थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गिव मी दिस टाइम। थैंक यू सर। एंड बिफोर आई गो, आई थिंक द ओनली थिंग इज, चाहे हम पॉलिसीज में हैं, चाहे हम किसान के लेवल पे हैं, हमें सबको ये सोचना है, हर एक को, कि भाई एग्रीकल्चर हैज टू बी एन इंजन ऑफ ग्रोथ। एग्रीकल्चर को हमने निगलेक्ट किया, इग्नोर किया, बट एग्रीकल्चर हैज टू बी एन इंजन ऑफ ग्रोथ। इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ ग्रोथ। उसको हम आगे नहीं इग्नोर कर पाएंगे। और यही यंगर जनरेशन जिसकी आपने बात की, यही कंज्यूमर्स जिसकी आपने बात की, दे विल बी द वन हु विल ब्रिंग इट बैक। आई एम वेरी होपफुल अबाउट दैट। सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, इट्स बीन एन ऑनर।